This session could be your life-changing session because everything runs around the money. सब कुछ पैसे के आसपास दौड़ता है. So हम सेशन स्टार्ट करते हैं एंड जैसे मैंने कहा कि पूरी लाइफ हमारी पैसे के आसपास घूमती है. So ये एक लाइफ स्टेज है, जर्नी ऑफ लाइफ. ये जर्नी ऑफ लाइफ सबके जीवन में आती है. अब मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये बोल सके कि नहीं मैं ये वाली स्टेज पे जीवन में कभी नहीं पहुंचूंगा. आई थिंक ये स्टेज सबकी आएगी ना, राइट. सो लाइफ स्टेज का जो स्टार्ट पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है, वो स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में हमारी पूरी जीवन की जर्नी चलती है. एंड वो पूरी जर्नी में हम अपनी वो पूरी जर्नी में स्ट्रेस भी लेते हैं, टेंशन भी लेते हैं, कितना पर्सनल लाइफ पे फोकस कर पाते हैं, कितना प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर पाते हैं, कितना हमें ग्रोथ मिलता है, कितना नहीं मिलता है. मतलब ये स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे पूरा जीवन जो हमारा निकलता है, वो पूरा जीवन मेजॉरिटी एक ही चीज़ के आसपास घूमता है, पैसा, राइट. हम आज उसी पैसे के ऊपर बात करने वाले हैं एंड दैट इज़ योर हार्ड अर्न मनी. आप ही का कमाया हुआ पैसा है. उसी पैसे को कैसे प्रॉपर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसी पे बात करेंगे. सो मनी के दो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं. नॉट द डेफिनेशंस, प्रॉब्ली अ थॉट. एक वाइट में एक ब्लैक में है. ये ब्लैक एंड वाइट में क्यों लिखा है, कोई मुझे बता सकता है? सो वाइट में जो थॉट लिखा है वो कोट ये है, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस. हम कहते हैं पैसा खुशियाँ लाता है बट डजंट बाय यू हैप्पीनेस. बट वो क्या करता है पैसा? इट गिव्स यू चॉइसेस. आपको चॉइस देता है कि ऐसा चीज़ें आप खरीद सको जिससे आपको जीवन में खुशी मिले. इट गिव्स यू पावर. सो दैट मैंने व्हाइट में लिखा है कोट. जो कोट ब्लैक में लिखा है वो ब्लैक में क्यों है? सो मनी साथ में ये भी कहता है, इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल दैट यू नीड. अगर आपको जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, अगर आप पैसा वहाँ डालते हैं, वहाँ खर्च करते हैं, तो आपको आने वाले समय में वो चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत हो सकती है. और ये हमने कोरोना फेज़ में देख भी लिया. सो सारा पूरा की पूरा स्ट्रगल पैसे के आसपास घूमता है. तो हम उसी पॉइंट के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे कि ये पैसे को हम प्रॉपरली मैनेज कैसे करें. सो हम अब काफ़ी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं. पहले हम सेविंग के कंसेप्ट पे बात करेंगे, फाइनेंशियल पिरामिड क्या होता है उस पर बात करेंगे. विल टॉक अबाउट गोल सेटिंग. अच्छा, गोल सेटिंग में प्रैक्टिकल गोल सेटिंग करेंगे हम विद ऑल दी कैलकुलेशंस. फ्यूचर कॉर्पस प्लान, क्या आगे हमको प्लान करना चाहिए, एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू अचीव गोल. सो ये कितना मायने रखता है आप लोगों के जीवन में, गारंटी और वारंटी शब्द. अच्छा, मैं तो देखा है, मैंने फादर के साथ भी जाता हूँ, वाइफ के साथ भी जाता हूँ. जब वो सब्ज़ी खरीदते हैं ना, तो अगर वो धनिया भी ले रहे होंगे तो दुकान वाले से पूछते हैं कि ये धनिया फ्रेश है ना, और अगर ये धनिया का ख़राब टेस्ट आया तो वापस कर दूंगा मैं, पैसे दे दोगे ना. तो गारंटी और वारंटी तो हमको जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ना, सब जगह लगती है. लेकिन ये गारंटी वारंटी हमारी लाइफ के साथ जब आती है तो हम सोचते हैं क्या उसके बारे में? मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक पहुँचना है, घर लेना है, बच्चे का अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कराना है, गारंटीड है? कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाए तो व्हाट इज़ दी वारंटी? सो गारंटी और वारंटी हमारी जीवन में बहुत मायने रखती हैं. बट व्हेन इट कम्स टू आवर फाइनेंशियल लाइफ, वो ज़ीरो हो जाती है, राइट. सो अब आज हम ये गारंटी और वारंटी पे ही बात करेंगे. एंड सबसे बेसिक सा डेफिनेशन, बहुत ही बच्चे टाइप का डेफिनेशन है, क्वेश्चन है, व्हाट इज सेविंग? क्या होती है बचत? कोई मुझे बताए बचत क्या होती है? That amount that whenever we are getting anything like say, from the salary and all, so we are collecting some amount that we will use in the later, in case we stuck in anything, that we will use that money for saving. कोई और सेविंग का डेफिनेशन किसी का यहाँ पे? सर, जैसे कि हमने कोई सैलरी हमें मिल रही है, उस सैलरी में से हम कुछ खर्च करके वो सेविंग कर रहे हैं, या एफडी के तौर पे या आरडी के तौर पे, तो वो हमारी एक सेविंग है जो आगे हमें फ्यूचर्स में काम आएंगी. इस तरह से मैडम ने जो वेबिनार है, सेमिनार है, इसका आपको एक कटआउट भेजा था एंड उसमें वॉर्नर बफेट का ये मैडम ने डाला था. इट सेज डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग. मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. बताओ, मैं अगर 10,000 रुपये कमा रहा हूँ महीने का, और मुझे बोलोगे यार 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, उसमें से पहले
सेविंग निकाल लूँ और जो बचेगा उसको खर्चा करूँ, ना ना, फिर ये आईफोन कैसे आएगा यार? हाँ, फिर ये बड़ा स्क्रीन का टीवी कैसे आएगा? मैं बाइक से कार पे अपग्रेड कैसे होऊंगा? पॉइंट समझ रहे हो ना? तो लिखा तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, बट फॉर डूइंग इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट करना ज़रूरी है। पता है क्यों करना ज़रूरी है? पैसा किसका है? आपका है ना। और आपका पैसा आप ही के काम आए, इससे बेहतर चीज़ कोई हो सकती है नहीं ना। वो करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो ये सेविंग का बेसिक सा डेफिनेशन है कि हमको क्या करना है। हमको खर्चा करने के बाद जो बच गया है, बचता है नहीं बचता है पता नहीं है। मैंने तो ऐसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग करी है लोगों की जिसमें इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस है। फिर मुझे पूछना पड़ता है, सर ये बाकी का पैसा किधर से लेते हो आप? राइट। सो ऐसा भी होता है। सो जो खर्चा कर दिया उसके बाद अगर बचा है तो सेविंग करेंगे, नहीं बचा तो अगले महीने फिर आने वाली तनख्वाह। लेकिन अगर कोरोना आ गया एक जैसा, वापस अगले आने वाली तनख्वाह भी खत्म हो जाएगी, बंद हो गई, फिर क्या करेंगे? यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सेविंग का डेफिनेशन इज स्पेंड, पहले सेविंग का पोर्शन निकालो एंड देन उसके बाद में जो खर्चा करना है वो करो। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ लाइफ जो आप अपना सकते हो। सो आर वी सेविंग इनफ? क्या हम सेव कर पा रहे हैं अच्छे से? एंड व्हाट डू वी डू विद दैट सेविंग? जो पैसा बचाते भी हैं उस पैसे का हम करते क्या हैं? तो पहला सवाल आपके लिए ही है जो छोड़ के जा रहा हूं, आप ही ये सवाल अपने आप से पूछिएगा एवरी मंथ। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 घंटे का है, लेकिन अगर आपने ये नोट्स बना लिए ना तो जीवन भर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको काम आएगा। सो पहला आपके लिए खुद का सेल्फ चेक पॉइंट है, आर यू सेविंग इनफ? पहला। और दूसरा, जो पैसा बचा रहे हो उसका कर क्या रहे हो? ये 2 सवाल लिख लेना आप। फाइनेंशियल पिरामिड, किसी ने सुना है ये वर्ड जीवन में कभी? फाइनेंशियल पिरामिड, जब फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है ना तो उसमें एक फाइनेंशियल पिरामिड बनता है। फाइनेंशियल पिरामिड जो बनता है वो फाइनेंशियल पिरामिड में हम इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इंश्योरेंस, ये 3 बड़े मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। तो जो आइडल फाइनेंशियल पिरामिड और एक कॉमनली यूज्ड फाइनेंशियल पिरामिड, तो पहले हम देखते हैं जो आम तौर पे फाइनेंशियल पिरामिड यूज किया जाता है। ये आईसिक की बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं, इसको अगर उल्टा कर दिया जाए, छत नीचे और नींव ऊपर, कब तक टिकेगी बिल्डिंग? या फिर पिरामिड है इजिप्ट में, देखा ना सबने, वो पिरामिड को घुमा के उल्टा कर दूं पॉइंट के ऊपर बैलेंस करके, बाकी प्रॉब्लम छोड़ो, बैलेंस तो देखो जरा मेरा, पॉइंट पे बैलेंस करना अगर मैं कर दूं कितना टाइम तक टिकेगा? तो जनरली पीपल फॉलो दिस पिरामिड। ये पिरामिड क्या है? इस पिरामिड में आप देखो सबसे नीचे क्या लिखा है, उसके बाद सेविंग है और सबसे बड़ी चीज है इन्वेस्टमेंट। हम बचत और निवेश तक पहुंच जाते हैं, लेकिन नीचे इंश्योरेंस वो सबसे लास्ट में, छोटा सा। आइडल फाइनेंशियल प्लानिंग का पिरामिड ऐसा होता है, नींव में, बेस में इंश्योरेंस होता है। आपको पता है नींव में इंश्योरेंस क्यों रखा जाता है? अच्छा, मैं यहाँ इंश्योरेंस की वकालत करने नहीं आया हूँ, वी आर जस्ट डूइंग अ प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। बट इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों वो इंश्योरेंस नींव है? क्योंकि इंश्योरेंस एक चीज़ की गारंटी करता है, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो मैं खून पसीना बहा के समहाउ कहीं ना कहीं तक पहुँच जाऊँगा। व्हाट इफ इफ नॉट देयर? मेरे ना रहने पे मेरी फैमिली को कौन देखेगा? इंश्योरेंस। पॉइंट इज दैट। तो उसी लिए इंश्योरेंस को सबसे पहले बेस बनाया जाता है। इंश्योरेंस के बाद में फिर बात आती है सेविंग की, और सेविंग के बाद लास्ट में जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। दिस इज एन आइडल फाइनेंशियल पिरामिड। ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? इन्वेस्टमेंट में 5 पॉइंट के फर्क होते हैं। पहला, टाइम पीरियड, कितने समय के लिए किया जा रहा है। सेविंग शॉर्ट टर्म होता है। ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर के। सेविंग इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म और इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म। दूसरा, लिक्विडिटी, आप बचत में से पैसे निकाल सकते हो। इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करता है कहाँ इन्वेस्ट किया है, सब जगह लिक्विडिटी नहीं मिलती। सो लिक्विडिटी इज वन ऑफ द डिफरेंस। रिस्क, सेविंग में बचत करने में कोई ज़्यादा जोखिम नहीं है, इन्वेस्टमेंट में देयर कुड बी रिस्क। अगेन, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा सा रिस्की कंपेयर टू सेविंग होता ही है। भले ही 0.1 का डिफरेंस हो, बट देन देयर इज अ डिफरेंस। रिटर्न्स का फर्क आता है।
बचत में ब्याज कम मिलता है, निवेश में ब्याज ज़्यादा मिलता है, और निवेश ज़्यादा, ब्याज ज़्यादा है इसलिए रिस्क भी ज़्यादा है, ब्याज कम है इसलिए रिस्क भी कम है। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किस कारण से किया जा रहा है। आपको पता है सेविंग क्यों की जाती है? आगे काम आए। आगे कब, कौन से टाइम पे वो काम आए? इन डार्कर डेज। इमरजेंसी फंड के लिए बचत की जाती है, और निवेश हमेशा गोल के लिए किया जाता है, कुछ गोल मकसद को पाने के लिए। पर्पस का डिफरेंस है। तो दोनों ही जरूरी है जीवन में। यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दोनों में फर्क समझ रहे हैं कि अगर बचत करना है तो उनके कारण क्या है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके कारण क्या है। देयर इज अ डिफरेंस। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि वो सेविंग को अधिकांश रूप से इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हैं, बट देन दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब गोल क्या होता है? सबकी लाइफ में कोई ना कोई गोल होगा। तो गोल क्या होता है? गोल वो होता है जो आप जीवन में जहां तक पहुंचना चाहते हो। बट देन मैंने सोचा कि मुझे अपने लिए घर खरीदना है खुद का, ये मेरी लाइफ का गोल है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब कब खरीदूं? गोल तो है, कब पूरा होगा गोल मेरा? वो गोल के लिए प्लान करना पड़ेगा मुझे, कब पाना है वो गोल वो समझना पड़ेगा मुझे। अच्छा, गोल तो है जीवन में, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए प्लानिंग जरूरी है ना। अगर आपको यहाँ पे किसी को इनविटेशन मिले, शादी हो रही है फैमिली में, आपको जाना है शादी में, फंक्शन में, क्या करेंगे आप? सबसे पहले प्लानिंग करेंगे ना सबसे पहले। अच्छा, यहाँ तो पहले अलमारियाँ खुलेंगी और दुकान भी खुलेगी कपड़े सबसे पहले, कितने दिन के लिए जाने हैं उसके हिसाब से, राइट? कैसे जाना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। भाई वहाँ ट्रेन भी जाती है कि नहीं, क्या अगर बस से काम हो सकता है तो वो कि बाय एयर, ऑल दैट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, राइट? सो गोल है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए प्लान इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज अ गोल? अ गोल इज समथिंग वेयर यू वांट टू रीच इन लाइफ, और उसके लिए आपको प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। हाउ अ गोल सेटिंग इज डन? तो सबसे पहले तो जो गोल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स है जीवन के, अलग अलग गोल है। यहाँ पे आई हैव नेम्ड दोज गोल्स। सबकी लाइफ में इनमें से कोई ना कोई एक गोल होगा, किसी का शॉर्ट टर्म, किसी का लॉन्ग टर्म, किसी का हेल्थ, किसी का सम और दी अदर गोल्स इन लाइफ। ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है। और वो गोल सेटिंग किसे की जाती है? गोल सेटिंग की जाती है इन अ स्मार्टर वे। सो इट इज़ नोन एज स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में एब्रीवेशन क्या कहता है? पहला कहता है स्पेसिफिक। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे घर लेना है, अब एक कमरे का भी घर होता है और 5 बेडरूम का भी घर होता है। सो आई नीड टू बी स्पेसिफिक कि घर कितने बेडरूम का, स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब मैं स्पेसिफिक हो जाऊंगा तो उसके बाद मेजरेबल, मेरे को काउंट भी तो करना है कि ये गोल मुझे घर बनाना है आने वाले 10 साल में, मैं अभी कहाँ पहुँचा, अब कहाँ पहुँचा, अब कहाँ पहुँचुआ, कहीं करेक्शन तो नहीं करना है। तो मेजरेबल, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसको मेजर करना आना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए कि मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, रियलिस्टिक होना चाहिए। भाई मैं आज सोचूं कि मैं रॉकेट खरीद लूँ, गोल रख सकता हूँ ना जीवन में, गलत बात तो नहीं है, बट अचीवेबल है, रियलिस्टिक है क्या? वो नहीं है। तो ऐसा गोल नहीं बनाना जो कि रियलिस्टिक है ही नहीं। एंड देन फाइनली टाइमली बाउंडेड, कि आने वाले 10 साल में मुझे घर लेना है। सो गोल हैज़ टू बी स्मार्ट। मैं इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, हम टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ। तो गोल आपकी सबकी लाइफ में है, आप सबको पता है। और पता है वो गोल्स में कुछ गोल्स ऐसे हैं आपके जीवन के जिसको अवॉइड कर ही नहीं सकते आप। आंख बंद कर सकते हो, कान बंद कर सकते हो, लेकिन वो गोल अवॉइड नहीं कर सकते। तो फ्यूचर कॉर्पस क्यों जानना ज़रूरी है? जैसे मुझे घर लेना है और मैंने प्लान किया वो घर मुझे लेना है आने वाले 10 साल बाद। मुझे घर लेना है 4 बेडरूम का और मुझे फ्लैट लेना है, बराबर? तो घर तो लेना है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि घर आपको 10 साल के बाद लेना है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। वो घर जो मुझे लेना है, अब मैं 10 साल तक वेट करूं और फिर जाऊं बिल्डर के पास, घर देखूं और बिल्डर मुझे बोले कि सर ये घर तो आपको 1.5 करोड़ का पड़ेगा, और मैं जेब में हाथ डालूं, मैं कहूँगा अरे मेरे पास तो 15 लाख ही हैं। ऐसा तो नहीं चाहता ना कोई। 10 साल बाद मैं जाऊं देखने के लिए, हाँ 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख का शॉर्टेज हो, आई कैन मैनेज। कहने का मतलब अगर मुझे आज पता हो कि वो घर जो 10 साल बाद लेना है उसके लिए मुझे कितना पैसा जोड़ना है, तो मेरे लिए काम आएगा ना वो।
उसको कहते हैं फ्यूचर कॉर्पस। ठीक है, तो हम फ्यूचर कॉर्पस अभी करेंगे कैलकुलेट 2 मिनट के अंदर। इसके बारे में सुना है आपने? चलिए मैं आपको एक छोटा सा एक रियल लाइफ इंस्टेंस बताता हूँ। अच्छा, ये रियल लाइफ इंस्टेंस के लिए ना आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए और मेरे साथ छोटा छोटा कैलकुलेशन करते चलिएगा। रियल लाइफ इंस्टेंस बता रहा हूँ मैं, और वो भी ये 2022 की बात कर रहा हूँ। 2022 जब कोरोना का सेकेंड फेज भी ख़त्म हो गया था, स्टार्टिंग ऑफ 2022, मतलब जो मार्च के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब टैक्सेशन वगैरह का टाइम आता है। तो वो टाइम पे भी बैंक में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चालू थे। सो वैसे तो क्या है, बैंक किसी को भी अलाउ कर देता है। तो हमारा जो फादर का सीए है, वो मेरे फादर मेरे साथ रहते हैं, उनका जो बैंक अकाउंट है वो रतलाम में है। तो वो सीए जाता है बैंक में और सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं वो लेके आ जाता है और खुद ही टैक्स फाइल कर देता है। लेकिन वो टाइम पे रिस्ट्रिक्शन थे, बैंक्स जो है वो कस्टमर के अलावा किसी को अलाउ नहीं कर रहा था। तो मेरी वैल्यू मेरे घर में ज़ीरो है, मैं बस भारी ज्ञान बांटता हूँ, घर में कोई सुनता नहीं है मेरी। तो मेरे फादर को भी कोई मतलब नहीं है, ये करता होगा अवेयरनेस, इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस का काम कहीं और, मुझे सब पता है। अब वो 2022 में फंस गए मेरे पिताजी, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मेरे पास आए फाइल लेके एक दिन सुबह और मुझे बोले कि मुझे वो सीए को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, मुझे बता दे क्या क्या भेजना है तो मैं भेज दूँ। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा आज याद आ गई मेरी। एनीवेज मैंने फाइल खोली और फाइल में डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए। अच्छा, टैक्स फाइलिंग के लिए क्या लगेगा? जो भी निवेश किया है उसका सर्टिफिकेट लगेंगे, जो सीए वहाँ पे टैक्स फाइल कर देगा। तो मैंने सारे फाइल खोल के डॉक्यूमेंट चेक किए, मैंने फाइल बंद कर दी। मैंने कहा पिताजी आप तो बड़े गरीब से रिटायर हुए हो। माई फादर रिटायर्ड फ्रॉम रेलवेज। तो आप तो बड़े गरीब से रिटायर हुए। बोले नहीं बेटा, अच्छा पैसा मिला। तो मैंने बोला पैसे तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। जो एफडी थी वो एफडी का कुछ टोटलिंग वोटलिंग मैंने लगाया तो कुछ 16-17 लाख का कुछ एफडी के डॉक्यूमेंट्स मिले मुझे। तो बोले नहीं बेटा अच्छे पैसे मिले। तो मैंने कहा कहाँ हैं? मैंने बोला अकाउंट में रखे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे फादर ने वीआरएस लिया था 2007 में, ये बात चल रही 2022, कितने साल नहीं 2022 में बात चल रही है। साथ में वीआरएस लिया था 2007, तो 2007 से 2022 कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? मेरी मैथ्स में आवाज आउटस्टैंडिंग, मैं क्लास के बाहर ही रहता था। 15 साल हो गए। तो आप पहले लिख लीजिए 15 साल, कहीं जहाँ पेपर में मिले, जो ये पेपर दिया इसमें नीचे कहीं लिख लो आप 15 साल, या अगर नोटपैड लाया हो तो उसमें लिख लो। तो पहला हमने 15 साल, पहला फिगर लिया 15, ठीक है। तो हमने हमारे पिताजी को बिठाया चेयर पे, उनको पहले पूछा पानी पियेंगे, उन्होंने कहा प्यास नहीं लग रही बेटा। तो मैंने कहा अभी लगेगी, रुक जाओ 10 मिनट। तो हमने अब कैलकुलेशन शुरू किया। वो जब रिटायर हुए थे उनको जो पैसा मिला था लमसम से, उसमें से मैंने एफडी वाला पोर्शन निकाल दिया, बचे हुए पोर्शन पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। बचा हुआ जो अमाउंट है वो है 48 लाख, 48 लैक्स लिख लो आप। इसमें से एफडी वाला पैसा मैं निकाल चुका हूं, ये शुरू से बचत खाते में ही रखा है 48 लैक्स, ठीक है। हमारे पिताजी का खाता है से अपना सरकारी बैंक में, एसबीआई में, और 3.5% का ब्याज मिलता है उस पर, सेविंग पे, ठीक है। तो हर साल 3.5% का ब्याज जुड़ रहा है उस पर। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं, है ना? ठीक है। अब मैंने अभी एक चिड़िया दिखाई आपको, वो चिड़िया कब आती कब निकल जाती पता नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन, ये कब आती है, कब दाना खाती है, भाग जाती है, पता ही नहीं पड़ता। यहां भी ऐसे ही कुछ हुआ। अब इन्फ्लेशन जो हमारी कंट्री का वो समय 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 7% एवरेज, 7% का एवरेज इन्फ्लेशन रेट। अब इन्फ्लेशन को देखने के दो नजरिए, एक तो आम व्यक्ति कैसे देखता है महंगाई को, चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। आम व्यक्ति कैसे देखता है महंगाई को, चीजों के भाव। लेकिन एक फाइनेंशियल एनालिस्ट कैसे देखता है कि पैसे का वैल्यू गिर रहा है। देयर आर टू वेज एट लुकिंग एट इट। एक्चुअली इट इज द मनी विच इज लूजिंग द वैल्यू। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। पैसा अपना वैल्यू खो रहा है। और वो एवरेज मैंने कितना बताया आपको, 7%। मतलब अगर आपको एग्जाम्पल दूं मैं एक, तो अगर आज मेरे पास 100 रुपए हैं जेब में, ठीक है, जून 2024 मेरी जेब में 100 रुपए, आज वो 100 रुपए से जितना सामान खरीद सकता हूं, अगले साल
2025 जून में वो 100 रुपए से उतना सामान नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि उसका 7% मूल्य घट गया। नाउ दैट मनी इज नाउ 93 रुपीज। परचेजिंग पावर, नोट तो अभी भी 100 का ही है, बट परचेजिंग पावर 93 हो गई। आई होप समझ रहे हैं आप सब लोग। तो 7% से पैसे का मूल्य घट रहा है, 3.5% मिल रहा है। प्लस में जा रहे हैं माइनस में जा रहे हैं? कितना? 3.5% माइनस कितना अमाउंट लिखा है आपने? 48 लाख का 3.5% जरा निकालिएगा, कितना आता है? 48 लाख का 3.5%। $1,68,000। वंडरफुल, आप लोग मैथ्स में अमेजिंग है। इंटू 15 कर दीजिए। ये तो 1 साल का है, 1 साल का ब्याज है ना, ये तो 15 साल से रखा है खाते में, है जी। 25,20,000 48 लाख में से माइनस कर दीजिए। $22,80,000, मतलब जो 48 लाख रुपए 2007 में खाते में गए, अब वो जो 2022 में बाहर आएंगे तो उसकी परचेजिंग पावर कितनी है? 22 लाख। मेरे पिताजी तो घबरा गए, उनने तो योनो ऐप ऑन किया खटाखट, और उनने जैसे ही अकाउंट खोला, ये रहे 48 लाख। 48 लाख ये रहे, कहाँ कम हो गए? है ना 48 लाख। फिर कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो गया ना। 48 लाख तो खाते में रखे हैं, कहाँ कम हुए? उसकी परचेजिंग पावर जब 2007 में डला था ना, वो 48 लाख में जितना सामान खरीद पाते थे, अब 2022 में 22,80,000 का ही सामान खरीद पाएंगे 48 लाख रुपए में। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ी करते हैं, उनको लगता है बचत खाते में हमारा पैसा सुरक्षित है। अरे है सुरक्षित, बढ़ तो नहीं रहा ना, लेकिन घट रहा है। आप बैंक को उल्टा दे रहे हो पैसा कि रखो हमारा पैसा 15 साल रखो, क्या है? ब्याज तो मैं दे रहा हूँ उल्टा, इनडायरेक्टली तो वही हो रहा है ना। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट। ये ही एक लाइव इंस्टेंस के साथ में मैं आपको कैलकुलेशन पे लेना चाहता हूँ। महंगाई दर, इन्फ्लेशन प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं है इसके बारे में, राइट। तो अब हम आज इसी को ध्यान में रख के, हाँ पूछिए। एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि आपके फादर ने एक साथ ही पेमेंट लाइक जमा कर दिया था। व्हाट इफ़ अगर मैं धीरे धीरे करके डालता, लाइक यहाँ पर वो सिनेरियो कुछ अलग होता? अगर धीरे धीरे करके डालते तो भी सिनेरियो यही होता, पैसा अपने आप वैल्यू लूज करता ही करता। उसमें कंपाउंडिंग फैक्टर ऐड करना पड़ता। फिर आते ना, उस पर भी आते हैं, आपके सवाल का जवाब भी देंगे हम। तो महंगाई दर हर एक क्षेत्र में अलग अलग है। हमने एनुअल एवरेज 7% पकड़ा 2022 का, आज की तारीख में कुछ और है, लेकिन हर एक क्षेत्र में महंगाई दर अलग होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ फिगर्स निकाल के लाया हूं आपके लिए। अभी हमारा एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6%, राउंड ऑफ किया है मैंने, 6 से थोड़ा कम है, ठीक है। प्राइस ऑफ फूड इन्फ्लेशन देखिए आप, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन 9%, मतलब इतने प्रतिशत से इस सेक्टर में महंगाई बढ़ रही है, मतलब पैसे का वैल्यू। पॉइंट समझे आप? आपका एफडी, तो मैंने 1 लाख की एफडी करी, उस एफडी पे 6.5% का मेरे को क्या मिला? ब्याज। तो ब्याज मेरा मिलकर के कितना हो गया? अच्छा 6.5% 1 लाख का इतना ही होगा ना। मैथ्स मेरी बहुत आउटस्टैंडिंग था, मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास से बाहर ही रहता था मैं, तो मेरे को करेक्ट कर देना गलती हो गई तो। अब इस पे मैं लगाऊंगा इन्फ्लेशन, क्योंकि पैसा तो आएगा ना बाहर तो निकलेगा। अभी एवरेज मैंने दिखाया 6% का इन्फ्लेशन, बराबर। तो मेरे को मिला 1,06,500 रुपये, लेकिन 1 साल बाद उसमें से 6% का उसका मूल्य, तो मुझे कितना मिला? मतलब मुझे एफडी पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 0.11%। कितने लोग करेंगे इतने ब्याज पे एफडी करूंगा तो?
क्यों मैडम? एफडी तो कितनी सुरक्षित है, मोस्ट सेफ एंड सिक्योर्ड। अब यहां पे एक पॉइंट समझना आप, एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। कितने भी साल के लिए आप एफडी कर दो और कोई भी साल में उस पैसे को निकाल लो, महंगाई को एडजस्ट करके आपकी एफडी आपको नुकसान ही देगी। क्योंकि एफडी में पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स विद एफडी। मैं यहाँ पे एफडी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, वी जस्ट टॉकिंग ऑन फैक्ट्स। तो मैं देखो, आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, मैं किसी कंपनी से बिलोंग नहीं करता। आई एम अ नॉर्मल फ्रीलांस ट्रेनर, मैं बाकी सब्जेक्ट पे भी ट्रेनिंग करता हूँ। आज से बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी देखा है, शायद मैंने 2 साल पहले ट्रेनिंग हुआ था 22 में। तो मैं अलग अलग टॉपिक्स पे लेता हूँ। तो आई एम नॉट आई एम अ बैलेंस, मैं किसी तरफ मेरा इंक्लिनेशन नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग इस मकसद वही है मेरा। तो एफडी में देयर आर 2 प्रॉब्लम्स। पहला, ब्याज दर कम होता है। इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ब्याज दर कम ही है भाई। 6% का इन्फ्लेशन है, 6.5% का ब्याज दर है, तो इफेक्टिवली तो मेरे को मिल ही नहीं रहा ना रिटर्न। और दूसरा, चक्रवृद्धि नहीं होती एफडी में। हालांकि चक्रवृद्धि हर 6 महीने में ब्याज मिलता है, तो साल में 2 बार हो जाता है कंपाउंडिंग, लेकिन साल में 2 बार का कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना आता है? ऑलमोस्ट नथिंग। ये 2 बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीवन में क्या है? हमारे गोल्स बहुत हैं, हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। हमें बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है अपनी जीवन में, और वो भी क्विकली। मेरे पास अब ऐसा सरकारी नौकरी की तरह ना 62 साल तक की उम्र का टाइम नहीं है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें आ ही जाएंगी। मुझे तो कल का ही नहीं पता भाई। ये जो मेरी फ्रीलांस ट्रेनर हूँ, बट जो बैनर है वो तो बीवी का है ना, बीवी घर से निकाल देगी तो मेरा काम तो ख़त्म। तो मुझे तो कल का ही नहीं पता। सो आई डोंट हैव और मैं उस सराउंडिंग में हम लोग नहीं जी रहे हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी में हम लास्ट तक रुक सकते हैं कि पेंशन मिलेगी उसमें से भी कुछ कर लेंगे। वो सब है ही नहीं। हमको जल्दी पहुँचना है, बहुत सारे गोल्स को अचीव करना है, तो हमारा प्लानिंग में हमको चेंजेस लाना पड़ेगा। मेरी एक समस्या का समाधान आपसे पूछना चाहूँगा सभी लोगों से। वो समस्या मेरी ऐसी है कि पिछले महीने की बात है, मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसके लिए मुझे दिल्ली ट्रैवल करना था। और दिल्ली की फ़्लाइट मेरी कुछ थी आई थिंक 5:30 बजे की। तो मेरा जो घर है रोहित नगर में, रोहित नगर से एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते इन ट्रैफिक या विदाउट ट्रैफिक भी चलो समझ लो, ट्रैफिक ना हो तो भी आधा घंटा लगता है, और ट्रैफिक हो तो फिर तो आप समझ सकते हो, बराबर। अब 5:30 बजे की फ़्लाइट है। अगर जब आप एयर से आप ट्रैवल करते हो, आपको कम से कम 40 मिनट पहले तो पहुँचना ही पहुँचना है ना। अब 5:30 की फ़्लाइट है, मैं घर से निकलता हूँ 4:45 बजे, रोहित नगर से 4:45 बजे निकलूँगा। मिनिमम टाइम ड्यूरेशन विदाउट एनी ट्रैफिक कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। 5:15 बजे पहुँचूँगा, मिल जाएगी फ़्लाइट। तो मैडम यही समस्या है मेरी। मैं रोज़ निकलता हूँ घर से 4:45 बजे, 5:30 की फ़्लाइट पकड़ने, मिलती ही नहीं है। कोई समाधान दे दो मुझे, क्या करूँ मैं? प्लेन छोड़ दें एक तो, ये चलो एक सॉल्यूशन। तो पहले निकलूं, मतलब 4:45 से भी और पहले, ये कह रहे हो आप? हाँ नहीं ठीक है, सॉल्यूशंस पे ही बात कर रहे हैं ना हम। तो एक तो प्लेन छोड़ दो, दूसरा आप टाइम से पहले निकल जाओ, तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या कुछ और टैक्सी लेकर के चले जाओ। और कोई समाधान? दूसरा प्लेन बुक कर लो, ये भी कर सकते हैं। पिताजी के खाते में रखेंगे 48 लाख। चार्टेड कर सकते नहीं, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन तो है। अच्छा है ना, ये मुझे ये जो आपने पॉइंट्स बताए, इनमें से कोई एक पॉइंट्स अगर अपनाऊंगा तो ही शायद दिल्ली पहुंच पाऊं। मतलब आई हैव टू चेंज समथिंग इन माई रूटीन। अगर वही फॉलो करूंगा तो मिलेगी फ्लाइट। सो द लुकिंग एट द लाइफस्टाइल, गोल एंड नाउअडेज करियर पाथ, प्लान में चेंज लाना पड़ेगा, नहीं तो विशेष साइकिल में घूमते रहेंगे। वही 4:45 में निकलेंगे, 5:30 की फ्लाइट पकड़ने के लिए, हाथ ही नहीं आएगी। हट तेरे की, बेकार एयरलाइंस इंडिगो है।
टाइम से उड़ा देते हैं। ऐसा कौन करता है? इससे आप अच्छी तुम्हारी इंडियन रेलवे से 2 घंटे लेट आती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वी हैव टू चेंज समथिंग इन आवर रूटीन टू रीच टू दैट गोल। और आज हमको वही चेंज लाना है। जितना जल्दी वो चेंज को आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही गोल तक पहुंच पाएंगे। नहीं करेंगे तो विशेष साइकिल में ट्रैप हो जाएंगे। आपके सामने जो स्क्रीन आया है, जो ऑनलाइन जुड़े हैं मेरे साथ में, जो स्क्रीन दिख रहा है, इसका एक फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इसको कहते हैं TVM टेबल, टाइम वैल्यू मनी टेबल। ये टाइम वैल्यू मनी टेबल मैंने अभी 15 मिनट पहले ही बनाया है। आई एम दैट जीनियस। ये सालों से जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने विथ ऑल देयर एक्सपीरियंसेस एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए ये TVM टेबल बनाया है। ये TVM टेबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये आपको हेल्प करता है फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने में, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन इनटू इट, राइट? मतलब ये आपको आज ये बता देगा कि आप जहां जाना चाहते हैं 10 साल बाद, वहां तक पहुंचने के लिए आपको आज से कितना पैसा जोड़ना होगा। सो दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। तो ये टाइम वैल्यू मनी टेबल है। मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं, जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उन लोगों को और जो यहां बैठे हैं, इसको पढ़ना कैसे। सो आप देखिए, आपको सबसे पहले मिलेगा पीरियड लिखा है ऊपर। दैट पीरियड इज नंबर ऑफ ईयर्स। 1 साल 2 साल उधर वाला मत देखिए, वो एक्सेल शीट का नंबरिंग है। जो पीरियड के नीचे लिखा है वही 1 2 3 4 जो लिखा है वो नंबर ऑफ ईयर्स। और जो ऊपर इंटरेस्ट लिखा है 1%, 2%, 3%, उसको आप ब्याज वाला इंटरेस्ट भी ले सकते हो, उसको इन्फ्लेशन वाला इंटरेस्ट भी ले सकते हो। इट कैन बी काउंटेड एज बोथ, डिपेंड करता है क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऊपर जो इंटरेस्ट है वो ब्याज वाला इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो महंगाई वाला भी हो सकता है। और जो साइड में लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स, वो कितने साल। और जो बीच में संख्याएं लिखी हैं सारी, इसको कहते हैं TVM फैक्टर, टाइम वैल्यू मनी फैक्टर। कैसे निकालते हैं? एक छोटा सा उदाहरण, एग्जाम्पल। मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि मुझे घर लेना है 10 साल बाद, ठीक है? और मुझे पता है कि हाउसिंग का इन्फ्लेशन रेट 12% के आसपास है, समवेयर अराउंड। आई एम टेकिंग इन रफ एग्जाम्पल। तो 12%, तो मैं पहले पकड़ूंगा वहाँ पे सबसे पहले 12%, और यहाँ पे 10 साल, और 10 साल 12% जहाँ कॉमन मिलते हैं वो है 3.106। 12% और 10 साल जहाँ पे मिल रहे हैं वो संख्या है 3.106। क्या आप सब लोग ढूंढ पाए? जो ऑनलाइन जुड़े उन लोगों को भी? तो ये जो 3.106 है ये TVM फैक्टर है। अब ये TVM फैक्टर का क्या करना होगा? तो ये TVM वाला फैक्टर है, इसको गुणा करना होगा आज की वैल्यू से। ये टेबल कैसे पढ़नी है तो समझ गए ना आप, ठीक है? वो कैलकुलेट कैसे करना है अब मैं आगे समझा देता हूं। तो ऑनलाइन वाले जितने भी जुड़े हैं प्लीज इसका स्क्रीनशॉट, एक इमेज ले लीजिए। वी आर चेंजिंग द स्क्रीन। अब जो प्लानर खुला है ये इसमें समस्याएं भरी हैं। एंड ये जो प्लानर है इसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसको समझिएगा अच्छे से। ये कैलकुलेशन आपको आगे भी काम आएंगी, क्योंकि ये सेशन हर बार तो होगा नहीं, आप हर बार ये कैलकुलेशन अपने लिए खुद कर सकते हैं। तो पहला वाला जो सेक्शन है ये बात करता है गोल्स की। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, ऐसे कुछ मैंडेट गोल्स हैं जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। और वो गोल्स क्या क्या होंगे जीवन में? घर लेना अवॉइड कर सकता है इंसान, नहीं लेंगे, चलो जीवन भर रेंट पे निकालेंगे। गाड़ी कार नहीं लेना अवॉइड कर सकता है इंसान, जीवन भर 2 व्हीलर से चलेंगे। बच्चे की पढ़ाई, हाँ शादी अवॉइड कर सकता है इंसान, वो चॉइस है, लेकिन कर लिए तो सब आप कोई चॉइस नहीं है। दिन ने नहीं करी उनके पास है, सो दैट इज अ चॉइस। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा तब की पैसे की कमाई, उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते। शादी कर सकते हो अवॉइड, रिटायरमेंट अवॉइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो देयर आर सर्टेन गोल्स विच यू कैन नॉट अवॉइड, उसके लिए प्लान आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये काम करें, यहां पे अपने मैंडेट गोल्स लिख दीजिए। आपके अपने जीवन के जो गोल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। मैंडेट गोल्स जो जीवन में आएंगे ही, या जो एक व्यक्ति वहां तक पहुंचना ही चाहता है। और आई एम श्योर गाड़ी तो चलो सेकेंडरी हो गई, घर तो एक व्यक्ति चाहता है अपना खुद का, बच्चे का एजुकेशन, फ्यूचर का, अपना खुद के लिए प्लानिंग,
रिटायरमेंट का, ये कुछ 3-4 चीज़ें तो एक व्यक्ति चाहता है ये जीवन में हो, तभी तो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, आईसेक्ट में काम कर रहे हैं, नहीं तो जॉब करने की आवश्यकता थी क्या आपको, बताओ? नहीं थी ना, इसी के लिए कर रहे हैं आप कि आपको ये माइलस्टोन्स तक पहुंचना है। तो जो भी आपके गोल्स हैं, मैंडेट, वो यहाँ लिख लीजिए, गोल का नाम सबसे पहले। अगर बाइंग अ हाउस है तो लिख लीजिए हाउस, चाइल्ड एजुकेशन है तो लिख लीजिए चाइल्ड एजुकेशन, अगर 1 है तो चाइल्ड नंबर 1, 2 है तो, 3 है तो, 4 है तो, ऊपर वाला बचा है फिर 5 है तो सो वॉट एवर द फैक्ट इज, चाइल्ड एजुकेशन किसी एक बच्चे का तो नहीं कराएंगे ना, इनी मिनी माइनो तेरा नंबर आ गया चल, सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर जितने बच्चे हैं उन सबका चाइल्ड एजुकेशन, हाउसिंग, रिटायरमेंट। हाउसिंग इज योर चॉइस एंड गोल इज योर चॉइस। जो गोल आप लिखना चाहते हैं वो गोल लिखिए यहाँ पे, जो आपको लगता है जीवन में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गोल के नाम लिख लिए। अब सबसे पहले हम ये करेंगे, जो गोल आप पाना चाहते हैं उसका आज की तारीख में कॉस्टिंग क्या है। मतलब अगर मैं आज घर खरीदता हूं, जो भी आपका चॉइस ऑफ बाइंग हाउस है, उसका कॉस्ट आज कितना होगा, ठीक है। अगर बच्चे का एजुकेशन मुझे प्लान करना है, एजुकेशन में हम स्कूल एजुकेशन की ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, आगे का एजुकेशन का ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे का एजुकेशन जो है महंगा होता है। आप कोई मैनेजमेंट प्लान करेंगे, या आप मेडिसिन प्लान करेंगे, या आप इंजीनियरिंग प्लान करेंगे, एंड ऑब्वियसली बीइंग अ पेरेंट बेस्ट ही प्लान करेंगे, तो वो एक्सपेंसिव होता है, तो हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं सोचता हूँ अपने बच्चे को मैनेजमेंट पढ़ाना है, तो आज की तारीख में कितना खर्चा आता होगा, अगर अच्छे कोई कॉलेज में पढ़ाना है तो, ठीक है। ये आप आज का कॉस्टिंग लिख लीजिए। और जो आपने वो लिखा ना रिटायरमेंट, वो रिटायरमेंट में आप यहाँ पे कॉस्ट में ये लिखेंगे कि मुझे महीने का कितना पेंशन मिलेगा तो मेरा जीवन चल जाएगा। मैंने 3 गोल्स के ऊपर आपको बताया। पहला, अगर घर के आपने लिखा है गोल, तो आज की तारीख में वो घर का कॉस्ट कितना है वो कॉस्ट लिख लीजिए। एजुकेशन में जो भी आप प्लान कर रहे हैं, वो पढ़ाने का आज की डेट में खर्चा कितना है वो लिख लीजिए। और रिटायरमेंट अगर प्लान कर रहे हैं आप, तो रिटायरमेंट में आपको ये लिखना है कि आज की डेट पे मुझे कितना महीने का पेंशन मिल जाए जिससे मेरा खर्चा चल जाएगा। तो जो भी महीने का लिखेंगे ना, उसको इंटू 12 कर दीजिएगा। जैसे अगर आप लिखते हैं 20,000 महीना पेंशन के लिए, तो 20,000 इंटू 12, 2,40,000। आई होप ये सबको आया समझ में यहां तक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? आप ही का गोल है। हाँ, वो मैं बता रहा हूं। अभी आप आज का कॉस्टिंग लिख लीजिए, खाली पहला कॉलम बस, फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अब या तो ये गोल को देख करके आंख बंद कर सकते हैं, पहला चॉइस, कि मैंने जीवन में देखा ही नहीं है गोल, मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि गोल के ऊपर आंख बंद कर दें, या फिर आज प्लान कर सकते हैं। 2 चॉइसेस। कॉस्टिंग लिख लिया तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट। मैंने वो आपको टेबल दिखाई थी, टीवीएम टेबल, और जो ऑनलाइन जुड़े हैं मेरे साथ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था, वो टीवीएम टेबल को जरा आप देखिए। तो पहले हम बात करते हैं घर की। कितने लोगों ने लिखा है घर? ओके। आज की कॉस्टिंग जो लिखी आपने, वो आपने अलग अलग सबकी लिखी होगी। किसी एक का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो दोस्त, आपका एग्जाम्पल लेते हैं। कितने साल बाद आपने प्लान किया कि घर लेना चाहिए मुझे? हाँ, 5 साल के अंदर। तो आपका टाइम पीरियड हो गया 5 साल। तो टीवीएम टेबल जो है आपके पास, उसमें सबसे पहले आप जाएंगे 5 साल के ऊपर, 5 इयर्स पीरियड है ना, 1 2 3 4, उसमें 5, ठीक है। और जो हमने महंगाई दर रियल एस्टेट का जो हमने समझा था, वो शायद 12% के आसपास था, 12% के आसपास। तो 12%, तो 5 साल और 12%। देखिए कोई कॉमन फैक्टर पे कोइंसाइड हो रहा होगा। क्या है वो फैक्टर? 1.762। 1.762 को आज की डेट में उसका कॉस्टिंग क्या लिखा आपने? 25 लाख। 25 लाख को 1.762 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमने इनके गोल की बात की है, सबका अलग अलग गोल होगा। घर का गोल लिया है पहले हमने। कितना आया टोटल वैल्यू?
25 लाख इंटू 1.792 कितना आया? नहीं, इतना नहीं आएगा, एक बार दोबारा करिए। 25 लाख इंटू 1.792, हाँ 762, 1.762। ये 4.5 लाख लिखा है, 44 lakhs, 44 लाख रुपीज। सो दोस्त 5 साल बाद, मतलब 5वें साल पे आपको 44 लाख रुपए हाथ में चाहिए होंगे वो घर लेने के। सो आप उस घर के लिए 25 लाख के हिसाब से प्लान नहीं करेंगे, आपको प्लानिंग कितने अमाउंट के लिए करनी है? क्योंकि 25 लाख के लिए करेंगे और 5 साल बाद घर लेने जाएंगे तो बिल्डर बोलेगा ये घर 44 लाख रुपए का है, लेकिन आपके पास कितने हैं? 25 लाख। सो यू हैव टू प्लान फॉर 44 lakhs, नॉट फॉर 25 lakhs। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम प्लानिंग नहीं करते हैं, फ्यूचर वैल्यू के लिए करते हैं। इसको कहते हैं फ्यूचर कॉर्पस। समझे क्या कैसे कैलकुलेट करना है? ये टेबल आपके पास ही रहेगा और जितनी बार चाहें इस टेबल को कैलकुलेशन में इस्तेमाल करिए, हर गोल के लिए आपको हेल्प करेगी। दूसरे गोल पे आते हैं, एजुकेशन। समझ गए ना कैसे करना है? एजुकेशन में भी सेम फार्मूला है। आज का प्रेजेंट कॉस्ट क्या है, कितने साल बाद वो एजुकेशन करने जाने वाला है। एजुकेशन में जो इन्फ्लेशन रेट है वो शायद 11% के आसपास है आई थिंक। तो 11% जितने साल बाद जाएगा वो जो कॉमन फैक्टर पे आएगा उससे जो प्रेजेंट कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करना। जी जी, ये नंबर ऑफ ईयर्स, जैसे इनने बताया 5 साल। हाँ, तो वो ऑनलाइन आपको मिल जाता है। जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे खोला था ना, तो हर एक सेक्टर का अलग अलग महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट। तो यहाँ पे हम महंगाई दर ले रहे हैं फ्यूचर वैल्यू के लिए। ऐसे ही आप निवेश का भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई 5 साल के लिए निवेश किया, ब्याज दर उस पर 12% है, तो आप सेम परसेंट वो आप लेकर के और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, बट जनरली इसको फ्यूचर वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? आपको आइडिया मिल गया कैसे कैलकुलेट करना है? मैं आपको लेके चल रहा हूं पेंशन वाले कॉलम के ऊपर, ठीक है? सब किसी ने पेंशन भी लिखा होगा ना, रिटायरमेंट भी लिखा होगा। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं एक कैलकुलेशन। ध्यान से समझिएगा इस कैलकुलेशन को, थोड़ा सा और ज़्यादा मैथमेटिकल है, लेकिन समझ जाएंगे एक बार तो सिंपल हो जाएगा। सो कोई एक अमाउंट मुझे बताएं, कोई महीने का। हाँ कितना? 25,000। 25,000 महीने का, ठीक है? तो 25,000 महीने का साल का कितना हो जाता है? 3 लाख। 3 लाख हो जाता है साल का, 3 लाख। ऑलराइट, तो मैडम को साल का 3 लाख चाहिए। अब पेंशन कैसे मिलती है? तो पेंशन मिलने का भी एक ब्याज दर होता है, एक दर होती है, पेंशन रेट कहते हैं उसको, ठीक है? वो पेंशन रेट आज की तारीख में 5 से 6% के बीच में चलती है। अपन राउंड फिगर कैलकुलेशन के लिए 5% पकड़ लेते हैं, टू बी दी लोएस्ट, कि पेंशन 5% के दर से मिलती है। जैसे मैं अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं, मैंने 5 लाख रुपए की बैंक में एफडी कर दी, एफडी में मिल रहा है 6% का ब्याज, ठीक है? और मैंने बैंक को ये बोला कि इसका ब्याज हर महीने खाते में दे देना। तो बैंक क्या करेगा? 5 लाख का 6% का ब्याज निकालेगा। तो 5 लाख का 6% का ब्याज कितना होता है? 30,000 रुपये, 30,000। 30,000 डिवाइड बाय 12, ऐसे ही होगा ना? सिंपल टर्म से कैलकुलेशन करेंगे हम, तो 30,000 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ? 30,000 डिवाइड बाय 12, 1900 के आसपास हुआ। 2,000, 2,500, ठीक है? 2,500 रुपये महीने का, समझ गए ना आप? तो ये 2,500 रुपये महीने का कैसे निकाला? कि 5 लाख मुझे पता था बैंक में एफडी की है, मुझे ब्याज दर पता था 6% है, तो मैंने महीने का निकाल लिया 2,500 रुपये। समझ गए ना ये कैलकुलेशन? वैसे ही हमको ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमको 2 चीज़ तो पता है, महीने का चाहिए 25,000, साल का चाहिए 3 लाख, ब्याज दर पता है 5%, राइट? तो मुझे यहाँ 2 चीज़ें पता है, मुझे तीसरी चीज़ निकालनी है। क्या? वहाँ 5 लाख पता था मुझे वो टोटल अमाउंट निकालना है, वो टोटल कुल राशि जिसका 5% साल का 3 लाख बनेगा और महीने का 25,000 बनेगा। इतना समझ पाएंगे आप लोग? मुझे वो फिगर निकालना है, क्योंकि मुझे तो वो इकट्ठा करना है ना, बराबर? अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं छोटा सा।
तो कैलकुलेशन छोटा सा ऐसा है, हमको निकालना है एक्स की वैल्यू। मैथ्स में ऐसे ही करते थे ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो एक्स का 6% इक्वल्स टू 3 लाख। ये क्वेश्चन लिख लो आप। इनके हिसाब, इनको 3 लाख हुआ ना, 25,000 मैंने बोला उनने, हाँ 5%, सॉरी। एक्स का 5% इक्वल्स टू 3 लाख, ये इक्वेशन है, लिख लीजिए। एक्स का 5% इक्वल्स टू 3 लाख। आप अपना फिगर लिखिएगा। ये मैडम ने 25,000 बोला है अपनी पेंशन, अगर आप 50,000 चाहते हैं पेंशन तो आपका फिगर चेंज हो जाएगा साल का। आप अपना अपना फिगर कैलकुलेट करिए, इसमें ज़्यादा बेहतर तरह से समझ पाएंगे। तो अगर किसी ने 30,000 पेंशन महीने की सोची है तो उनका हो गया 3,60,000। किसी ने 40 सोची है तो 4,80,000। पॉइंट समझे आप? तो x का 5% इक्वल्स टू इनके हिसाब से 3 लाख, क्योंकि उनने 25,000 महीना कहा। अगर कोई 30,000 महीना कहता है तो 3,60,000 लिखेगा 3 लाख की जगह। कोई 40,000 कहता है तो 4,80,000 लिखेगा 3 लाख की जगह। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो x का 5% इक्वल्स टू जो भी आपने अमाउंट लिखा है, मैडम का एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं तो 3 लाख। आप अपना फिगर लिखिए। इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं मैं। 5% को 5/100 लिखूं तो कोई गलत तो नहीं है? नहीं। तो x इंटू 5/10 इक्वल्स टू जो भी आपका अमाउंट है, मैडम के एग्जाम्पल के हिसाब से 3 लाख। अब इक्वल्स टू के इधर अगर मैं 5/100 को ले जाऊं तो चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज। 5 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चले जाएगा। तो x इक्वल्स टू जो भी आपका एनुअल अमाउंट है मैडम के हिसाब से 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 5। यहां पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इसको हल कर लीजिए। तो मैडम आपका लिए है 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 5। कितना है मैडम? 30 लाख इंटू 100, 3 लाख इंटू 100। 3 लाख इंटू 100 कितना हो गया? 3 लाख इंटू 10 तो 30 लाख होता है। 3 लाख इंटू 100 3 करोड़ हो 3 करोड़। एंड डिवाइड बाय 5 करिए, 60 लाख, 60 लाख। तो मैडम, एंड बाकी सबने भी अपना अपना कैलकुलेशन किया होगा। तो मैडम आपको 25,000 महीने का अगर पेंशन चाहिए तो आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए? मैंने इसमें कंपाउंडिंग फैक्टर ऐड ही नहीं किया है अभी, ठीक है? और वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कैलकुलेशन में। लेकिन एक बेसिक जो मोटा अमाउंट निकल के आया कि 25,000 पेंशन पाने के लिए मैडम के पास 60 लाख रुपए टोटल होने चाहिए। अभी 60 लाख का पूरा अक्यूमुलेशन आपका खुद का नहीं है, ब्याज भी तो जुड़ेगा ना उसमें। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये पैसा जब भी चाहिए आपके पास टोटल 60 लाख होना चाहिए, आपका कंट्रीब्यूशन प्लस ब्याज मिला के। अब अगर आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट ढूंढेंगे जिसमें ब्याज अच्छा है तो आपकी मेहनत कम, चक्रवृद्धि वाला ढूंढेंगे तो और कम। पॉइंट समझे आप? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस टेबल। और आप हर अपने गोल के लिए इस टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो सारे गोल्स आपने यहाँ लिख लिए, सारे गोल्स लिख लिए यहाँ पे। सर थोड़ा स्क्रॉल वो करिए। और आपने सारे गोल्स का वहाँ पे टोटल सबका फाइनल वैल्यू लिख लिया होगा, और टोटल वैल्यू का नीचे टोटलिंग कर दीजिएगा। जैसे वो वैल्यू 40 लाख, 50 लाख, 90 लाख और 20 लाख। तो 90 और 20 1 करोड़ 10 लाख, तो टोटल आ गया 1 करोड़ 10 लाख। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो तीनों गोल का टोटल। एंड उसके बाद नीचे है, सर थोड़ा सा और स्क्रॉल करिए प्लीज, थैंक यू। अब है इन्वेस्टमेंट, निवेश जो आपने वर्तमान में किए हुए हैं। वो एफडी भी हो सकती है, वो कोई एसआईपी भी हो सकती है, वो कोई म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, वो कोई गोल्ड भी हो सकता है, वो कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। निवेश जिसमें रह रहे हैं वो निवेश नहीं है। जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से प्रॉपर्टी ली है उसको इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे नाम लिख लीजिए, जो भी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वेयर्स जो भी है। और वो भी जो आपने किया है वो किस पर्पस के लिए है, पर्पस लिख लीजिए। पर्पस नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट किए हैं
उसकी आज की डेट में मैच्योरिटी वैल्यू जो लिखी है ना, आज की तारीख में उसका क्या वैल्यूएशन है। आपने ये 4-5 कंपनियों का शेयर खरीदा हुआ है, उनका आज की तारीख में क्या वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू। तो जो भी निवेश है उसका प्रेजेंट वैल्यू जो भी है वो लिख लीजिए यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू। समझ गए क्या? जैसे मैंने 5 लाख की एफडी की है, वो 5 लाख की एफडी मैंने की है 5 साल के लिए, तो एफडी तो मैं कुछ फ्लक्चुएशन तो आता नहीं है, वो एफडी के सर्टिफिकेट पे लिखा है भाई कि जो 5 लाख की एफडी की है ये आपको 6 लाख बन के मिलेगी, है ना, तो मैच्योरिटी वैल्यू लिख लीजिए आप 6 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शेयर्स में और इन्वेस्टमेंट में क्या है ना, वैल्यू ऊपर नीचे होती है, तो उसका आज की डेट का ही वैल्यू लिखना पड़ेगा। पॉइंट समझ गए मेरा? अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है आपने, घर खरीदा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आज की तारीख में क्या वैल्यूएशन है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो ऊपर का टोटल, नीचे का टोटल, कोल का टोटल और यहां पे इन्वेस्टमेंट का टोटल। अब आपको करना यह है, गोल्ड टोटल में से इन्वेस्टमेंट टोटल माइनस करना है। जो गोल्ड का टोटल अमाउंट आया उसमें से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट माइनस कर दीजिए। कितना गैप आया निकल के आप ही को पता होगा। आप लोगों की शादी हो गई, आपकी नहीं हुई, सोच लेना है, ये सीट अभी भरी है आपने, करनी है शादी कि नहीं। करोगे तो ये करना पड़ेगा क्योंकि बाकी जो फंस गए हैं उनके पास चॉइस नहीं है। गोल माइनस इन्वेस्टमेंट, गैप निकल के आ गया आप लोगों का। हाँ, ये जो गैप है, ये गैप आपको भरना है। ये अभी हमने क्विक कैलकुलेशन किया है। आप ही के पास रहने वाला ये एक्टिविटी पेज, ये टेबल भी आप ही के पास है। घर पे जाके तसल्ली से, समझ में आ गया ना कैसे करना है, तसल्ली से बैठ के एक बार ये कर लेना। ओके, तो हमने एक्टिविटी कर ली, ये वाली एक्टिविटी हो गई हमारी। अब चलते हैं प्लान की ओर। तो समस्या तो पता पड़ गई ना। अब ये समस्या का समाधान कौन देगा? समस्या तो आ गई। तो मुझे ये बताइए कि जब कभी तबीयत खराब होती है तो हम, जब भी तबीयत खराब होती है तो हम क्या करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, हम पहले अपने दोस्त से पूछते हैं कि भाई पेट में अजीब से मरोड़े उठ रहे हैं, क्या कर लूँ? तो दोस्त कहेगा बेटा आत्महत्या कर ले। नहीं, हम सबसे पहले दोस्त से लेते हैं ना सजेशन, लेते हैं ना? नहीं, आप लोगों ने छूटते ही बोल दिया डॉक्टर, ऐसा थोड़ी होता है कोई। पहले दोस्त से लेते हैं, फिर हम करते हैं सोशल मीडिया पे जा करके, भाई कौन क्या बता रहा है, पेट में मरोड़े, अच्छा ये वाला ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। हाँ, फिर हम ये अपने घर वालों से पूछते हैं, फिर हम पुराने हमारे जो बड़े हैं हमारे कज़न्स, उनसे पूछते हैं, रिश्तेदार, फिर हम अपने सीनियर्स वर्किंग में, प्रोफेशनल में जहाँ पे हैं वहाँ पे उनसे पूछते हैं हम, फिर गूगल बाबा तो हैं, फिर हमारे पड़ोसी हैं, और लिस्ट चालू रहती है हमारी। मुझे याद है, मैं बात कर रहा हूँ आपको 2022। सो 2022 में मैं एक रेंटेड फ्लैट में रहता था, नई शादी, अच्छा पुरानी शादी तो किसी की नहीं होती, सबकी नहीं होती, मेरी भी नहीं हुई थी। तो मैं वो फ्लैट में रहता था सबसे टॉप फ्लोर पे, और इतनी बड़ी हाई राइज थी वो, 3 मंजिला। सो मैं 3rd फ्लोर पे था, और एक फ्लोर पे देयर आर 3 हाउसेस। तो एक दिन मैं रोज़ सुबह 8:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता था, तो मैं ऊपर से नीचे उतरता था, तो अब सारे फ्लैट्स वालों को आवाज़ आती कोई उतर रहा है, तो सबको पता था कि मैं ही जा रहा हूँ, टाइम देख लेते थे। हाँ, मैं एक दिन गया नहीं, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो एक एक करके लोग आना शुरू हुए। मैं अकेले रहता था, मतलब शादी हो गई थी, बट देन वो अपने वाइफ अपने घर वालों के पास गई थी, तो मैं अकेला था। तो एक एक करके सब आना शुरू हुए। क्या हो गया बेटा? पहले सामने वाली आंटी आई, तो मैंने बोला हल्का सा बुखार जैसा लग रहा है, तो एक काम कर, काढ़ा बना और पी ले, गायब हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद एक अंकल आए, बेटा काली मिर्ची कूट के उसके साथ वो अपना नुस्खा दे करके चले गए। फिर हमारे फौजी अंकल भी थे एक नीचे, वो आए, बेटा एक छोटा सा वो अपना नुस्खा, मतलब एवरीवन केम एंड दे हैड देयर ओन रेमेडी, सब अपना अपना रेमेडी देके चले गए, है ना? ऐसे ही होता ना, जब समस्या होता है तो हम इधर जाते हैं। नहीं,
जब हेल्थ की बात आती है ना तो पता है सीधे कहाँ जाते हैं हम? यहाँ जाते हैं ना। क्यों यहाँ नहीं जाते? क्या कारण है? बीमारी हुई तो डॉक्टर ही क्यों इन लोगों से नहीं पूछते? किसी के पास अगर जवाब हो तो दीजिए। गलत आइटम पकड़ लिया तो जान जाने का खतरा है, ऐसी वार्निंग होती है ना, अनदेखी, है ना। तो जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो इनके पास क्यों पहुंच जाते हैं हम? निवेश करना है तो किससे पूछें? यहां चले जाते हैं, वो उसने वो बताया। आप जाओ किसी मतलब कोई स्पेशलिस्ट के पास जाओ जो फाइनेंशियल प्लानर एक्सपर्ट हो, जिसको पता है कैसे करते हैं, कहाँ करना है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? एंड देखो, फॉर एवरी सर्विस देयर इज अ चार्ज। मैं वो नहीं करता हूँ तो मैं एंड में ले जा करके आपको बोलूँगा मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ, मेरे पास आओ, वो नहीं है यहाँ पे मामला। व्हाट आई एम सेइंग इज, हर एक सर्विस का चार्ज होता है। फ्री में भगवान भी नहीं मिलते हैं भैया, प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो टू गेट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। लेकिन जाओ एक्सपर्ट के पास ही, बाकी लोगों के पास जाओगे ना तो पैसा इससे अच्छा, अभी ठंड आने वाली है, हाथ ताप लेना जला करके, वो ज़्यादा बेटर होगा, कुछ तो काम आएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो गो टू दी एक्सपर्ट व्हेन यू वांट टू डू अ करेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। पॉइंट कनेक्टेड? लेकिन वो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी आवश्यक है, एज अ बेसिक, एज अ बिगिनर आपको पता होना चाहिए। तो हम आगे चलते हैं उसके ऊपर। तो देखो क्या लिखा है। सबसे पहला थॉट, इट इज बेटर टू सॉल्व वन प्रॉब्लम 5 डिफरेंट वेज देन टू सॉल्व 5 प्रॉब्लम्स वन वे। एक ही तरह से सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी? हर समस्या अलग अलग तरह से हल होती है, राइट? सो वो प्लान एग्जीक्यूट करना इज बेटर। एंड ऑल्सो माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम योर अदर्स प्रॉब्लम, सो इज सॉल्यूशन। मेरी समस्या दूसरे से अलग है ना, तो उसका समाधान भी तो अलग से होगा। तो मैं अगर अपनी समस्या लेके जाऊं मेरे दोस्त के पास, निवेश करना है, कहाँ करूं? वो बोलेगा यहाँ कर दे। उसने कुछ अलग पर्पस से किया है, मेरा कुछ अलग पर्पस है, मेरा सॉल्यूशन भी अलग होना चाहिए। सो सोचना ज़रूरी है, और वो कैसे सोचे अब उसी पे जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज़ जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका मंथली प्लानर। ऊपर का हेडिंग छुप गया है, मंथली प्लानर। मंथली प्लानर पता है क्या होता है? अभी किया ना आपने बैठ के, महीने का खर्चा, ये हर महीने करना ज़रूरी है। हर महीने, जब महीने दर महीने करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी किस ट्रैक पे जा रही है, कहीं कंट्रोलिंग की आवश्यकता है कि नहीं है। सबसे पहला ये करना, क्योंकि पैसे निवेश करने हैं ना, कहीं बचत में डालना है, निवेश करना है, वो पैसा आएगा कहाँ से? यहाँ किसी का लकी ड्रॉ खुलता है क्या आईसेक्ट में मैडम? नहीं। किसी का लकी ड्रॉ खुलता है, हाँ अगले महीने 1 लाख आ जाएंगे मेरे पास? नहीं ना। आप वो मंथली इनकम से निकालने वाले हो ना पैसा, तो उसके लिए मंथली प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना। मंथली प्लानिंग नहीं करोगे जब तक पैसे निकालोगे कैसे? जब मैं सेल्स में था तो मैं बैंक में भी काम किया हूँ, इंश्योरेंस में भी काम किया हूँ। लोग के पास जाते थे और कस्टमर कहते सर पैसे ही नहीं है हमारे पास, क्या निवेश करेंगे बताओ? वहाँ पे बैठ करके हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे 3 घंटा, और वो 3 घंटे में उनको दिखाते थे सर पैसा कहाँ वेस्ट में जा रहा है आपका। लिटरली कैलकुलेट करके दिखाते कहाँ वेस्ट में जा रहा है, वो उसको भी नहीं पता होता था कि यहाँ जा रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी मंथ आप मंथली प्लानर बनाओ, सारे खर्चे लिखो, क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टू स्टार्ट विथ, क्योंकि यहीं से पैसा निकलने वाला है। सेकेंड, ये कैश फ्लो की बात हमने कर ली, पैसा जो जा रहा है खर्चे में निकल रहा है वो क्या अपना देखना ज़रूरी है। सेकेंड, एसेट और लायबिलिटी, मेरे पास कितनी पूंजी है इसके भी आपके पास में कैलकुलेशन होना चाहिए। मेरे पास कितना एसेट है, मेरी लायबिलिटी कितनी है, मेरा लोन क्या क्या चालू है, मेरे निवेश क्या क्या है, ये बैलेंस शीट आपको बनानी ज़रूरी है। सुबह से शाम तक यहाँ मेहनत करते हो ना एसेट में, किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए ना। वो पैसे कोई और लेके फूर हो जाएगा, चलेगा क्या? आप ही का पैसा है, और अगर आपको आलस आता है कि यार अभी तो काम से आया हूँ मैं क्या करूँ, अभी तो नहीं होगा, तो पैसा फुर हो जाएगा। आपका पैसा है, आपका गोल है, और यही करना पड़ेगा आपको सबसे पहले प्लान तक पहुँचने के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विथ, मंथली प्लानर
एंड एसेट और लायबिलिटी का एक अपना बुक। नेक्स्ट, अब इन्वेस्ट जो करें, हाउ शुड यू इन्वेस्ट योर मनी, कैसे करना है इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले अपना गोल लॉन्ग टर्म निवेश है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका स्टाइल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो निवेश पे, क्या आप कंजर्वेटिव थॉट वाले हो, क्या आप चाहते हो आपके पैसे पे रिस्क आए नहीं आए, दैट इज योर चॉइस। अपने हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कितना इन्वेस्ट करना है, क्या गोल है, ऑल दैट। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसमें दो चीज, मैंने बताया था ना एफडी में दो प्रॉब्लम है, पहली ब्याज कम है और दूसरा चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग। तो आपको इन्वेस्ट ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये दोनों मिले, इंटरेस्ट रेट भी हाई और कंपाउंडिंग भी। और वो कहां मिलेगा आपको दोस्तों, वो देखो ऊपर क्या लिखा है हेडिंग में, इक्विटी। इक्विटी मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू शेयर मार्केट। क्योंकि अगर एफडी के भरोसे अपना गोल अचीव करने जाऊंगा ना, नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी नहीं करनी है। एफडी इज अ कंपोनेंट फॉर सेविंग इमरजेंसी कैश, वेयर दिस इज अ कंपोनेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। और गोल तक जल्दी पहुंचने के लिए आपको निवेश करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इक्विटी रिलेटेड आपको इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश करना है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग, क्या क्या हैं अब उसके ऊपर जा रहे हैं। तो पहला चीज, ये आप देखिए आपके सामने इमेज है, क्या समझ में आ रहा है इसमें, हर महीने छोटा सा योगदान बढ़ाने से आउटपुट भी बढ़ जाता है। दिस इज व्हाट दिस इमेज सेज, मतलब दिस इज टॉकिंग अबाउट कंपाउंडिंग इफेक्ट, और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट का टेबल भी है आपके लिए। तो ये एग्जाम्पल लिया है, एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ मच मंथली इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर टू बिल्ड अ कॉर्पस ऑफ 10 lakhs। 10 लाख का कॉर्पस बिल्ड करने के लिए महीने का कितना निवेश मुझे करना होगा, ठीक है। तो इसमें हमने लिए इंटरेस्ट रेट 6%, 8%, 10%, 12% और 15%, बराबर। फिर समझाता हूं, 10 लाख का कॉर्पस मतलब 10 लाख का फंड इकट्ठा करने के लिए मुझे कितना पैसा महीने का निवेश करना होगा, ओके। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं तो अलग अलग ब्याज दर। अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता हूं जिसमें ब्याज दर 6% है तो महीने का कितना, अगर मैं निवेश करता हूं जिसमें 10% है तो ब्याज दर कितना, उसके ऊपर बनाया। अब यहां देखिए आप 25 साल के लिए, अगर आप 25 साल तक अगर आप पैसा बचाते हैं, कितना महीने का, 587 रुपीज 47 पैसे हर महीने का। अगर इतना पैसा आप बचाते हैं 25 साल तक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसमें ब्याज दर 12% है, तो 25 साल में 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। महीने का कंट्रीब्यूशन कितना, ऑलमोस्ट 550। इतना ही है क्या, महीने का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ 2 things, इंटरेस्ट रेट इज हाई एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप जैसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कम कर देंगे, ब्याज कम कर देंगे, तो देखिए 14,321 रुपये महीने का। और ये भी वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कंपाउंडिंग है, 6% है, ब्याज कम है लेकिन चक्रवृद्धि है। अगर इसको आप सिंपल इंटरेस्ट पे कर देंगे तो ये कंट्रीब्यूशन पता नहीं और कितना बढ़ जाएगा महीने का। इसका कहने का मतलब, जब आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट हाई और कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो आपके जेब पे वजन कम पड़ता है। और तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना ही इम्पैक्टफुल होता है। उसका इम्पैक्ट भी बताऊंगा। ये टेबल समझ में आया आपको? इसका मतलब स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अर्ली। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। 2 दोस्त हैं, नाम पड़ेगा कोई मेरे लिए, जैसे तैसे सो जैसे तैसे 2 दोस्त हैं और दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर पाया। तो पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों की उम्र 25 साल है और ये दोनों 55 की उम्र पे रिटायर होना चाहते हैं। मतलब दोनों के पास 30 ईयर्स का टाइम है। दोनों 25 साल के और 55 पे दोनों रिटायर होना चाहते हैं, तो दोनों के पास 30 सालों का टाइम है। कौन 55 की उम्र पे ज़्यादा कॉर्पस क्रिएट करेगा? तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले जो जैसे हैं
वो इन्वेस्ट करते हैं 25 की एज पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और 10,000 रुपये हर महीने का निवेश कर रहे हैं वो, 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ 30 सालों तक, और उनका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें 12% का ब्याज मिल रहा है। मतलब राज ने 25 साल की उम्र में शुरू कर दिया, हर महीने का 10,000 का कंट्रीब्यूशन है, वो अगले 30 साल तक कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, और जहां वो निवेश कर रहे हैं उस पर 12% का उनको रिटर्न मिल रहा है। ये राज का प्लान, जैसे का प्लान, ये पहले नाम था, मैंने थोड़ा करने के लिए जैसे तैसे कर दिया। तो अब सेकंड वाले पे आते हैं। तो इसने कहा कि भैया अभी तो यार 25 साल की उम्र है, यंग आदमी हूँ, अभी से कहाँ इन बंदिशों में बंधे हैं, अभी थोड़ा जीवन जी लें। तो ये भाई साहब ने थोड़ा लेट शुरुआत करी, इनने शुरुआत करी 40 की उम्र से, लेकिन इनने कहा चलो कोई बात नहीं, कंट्रीब्यूशन बढ़ा देते हैं। भाई वो 10,000 महीने कर रहा था ना, अब देखो हम कितना कर रहे हैं, 25,000 महीना। ये भी 15 साल तक करेंगे, 55 साल तक करना है ना इनको भी, ठीक है। और इनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी 12% रिटर्न दे रहा है, मतलब दोनों के इंस्ट्रूमेंट 12% का रिटर्न दे रहे हैं। एक का कंट्रीब्यूशन 10,000 महीने का है, 25 की उम्र से शुरू कर दिया, दूसरे का कंट्रीब्यूशन डबल से भी ज़्यादा है, 25,000, उसने 40 की उम्र से शुरू किया, ठीक है। अब भाई देखो इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है ना 25,000, तो ये जीतना चाहिए ना, बराबर। इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, 3,08,00,000 रुपए लिखा है वहाँ पे, और इन्वेस्ट कितना किया, 36 लाख। और इसने कितना इकट्ठा किया, 1,18,00,000। और निवेश कितना किया, 45 लाख। निवेश भी ज़्यादा किया और कंट्रीब्यूशन जो इकट्ठा हुआ वो भी कम, वहाँ निवेश कम किया और जो कॉर्पस बना वो भी ज़्यादा। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड स्टार्टिंग अर्ली। ये जल्दी शुरू करना और कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा है। मतलब ये स्लाइड आपको ये बताना चाहती है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप डिले करते हो ना, तो देखो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ये बता रहा है कि वेल्थ ₹1 करोड़ एट द एज ऑफ 60। अब जैसे मान लीजिए 25 साल की उम्र से किसी ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया 60 साल की उम्र तक, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना है, देखिए 1,000 रुपये पर महीना, और जो निवेश इंस्ट्रूमेंट है उसमें 15% का ब्याज मिलेगा। तो 25 साल की उम्र से अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो वो बनाता है 1,21,00,000 का फंड। लेकिन अगर 1 साल से डिले करता है, 26 की उम्र से शुरू किया, तो आप देखिए फंड में कितना ड्रॉप हो गया। 2 साल डिले किया और 3 साल डिले किया, 3 साल डिले करते ही टोटल फंड में 35% का डिफरेंस आ जाता है 3 साल के डिले से। ये जल्दी शुरू करने का लॉजिक है, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा फंड बनेगा। तो स्टार्टिंग अर्ली इज इंपॉर्टेंट, और जो भी निवेश आप ढूंढें उसमें ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिटर्न, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना सेफ है, और क्या उसमें से पैसा निकाल सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। एसेट एलोकेशन, आप जो पैसा अपना महीने का निकालेंगे प्लानिंग करके, वो पैसे को आपको कैसे कैसे रखना है। इमरजेंसी कैश आपके पास होना चाहिए, फिर इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, जितना जल्दी शुरू करेंगे, टाइम होराइजन, ऑल दैट। सो ये एसेट एलोकेशन कैसे करना है उसका एक स्लाइड है। एसेट एलोकेशन मतलब अपने पैसे को कैसे बांटना, कहाँ कहाँ पे रखना। भाई सारा पैसा एक जगह तो नहीं लगाएंगे, अलग अलग जगह लगाएंगे, क्योंकि हमको अगर इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता पड़ी और हमने निवेश ऐसी जगह किया है जहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते, तो फंस जाएंगे ना। तो हमको पैसा बांटना पड़ेगा अलग अलग जगह पे। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर बचत की बात करें तो सेविंग बैंक अकाउंट है, रेकरिंग डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, फिर मनी मार्केट है। इंश्योरेंस की बात करें तो मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, अदर बाकी एसेट्स इंश्योरेंस जो होते हैं वो है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन प्लान्स हैं। तो तीनों चीज़ों से रिलेटेड देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल, ठीक है। पहले इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप चूज़ करें, ये रिवॉर्ड एंड रिस्क फैक्टर है। पता है सबसे ज़्यादा लोग की चाह ये होती है कि हमको रिस्क तो सबसे लो मिले और रिटर्न सबसे हाई मिले। तो आपको बता दूं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये भगवान ही प्रकट होकर करा सकते हैं इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा।
लो रिस्क एंड हाई रिटर्न, नो प्रोडक्ट एज सच एग्जिस्ट। आपको रिटर्न हाई चाहिए, रिस्क भी हाई मिलेगा, और अगर रिस्क लो चाहते हैं तो रिटर्न भी लो मिलेगा। इट इज दैट सिंपल। तो ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा ब्याज कमाना है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। सो शेयर्स में इन्वेस्ट करना कुछ लोग पसंद करते हैं, डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट्स अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीद सकते हैं, बट शेयर मार्केट में देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो समझना हमको ज़रूरी है। वो प्रॉब्लम्स ये हैं, लुक एट क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड नॉट जस्ट स्टॉक्स। जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है वो कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानिए, करंट प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, उसके सेक्टर के बारे में आगे क्या होने वाला है वो जानिए, क्योंकि वही या तो आपके शेयर के वैल्यू को बढ़ाएगा या गिराएगा। आर यू विलिंग टू वर्क टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 ईयर्स? क्या लंबे समय के लिए आप उस अपने शेयर को रख सकते हैं? अगर लंबे समय के लिए रख सकते हैं तो रिटर्न देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो बहुत रिस्की हो जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड कर भी सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत अधिक नॉलेज होने की आवश्यकता है। फिर कीप अ वॉच ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब समस्या ये होती है कि लोग अच्छे शेयर्स को लेके बैठे रहते हैं। जो शेयर्स हैं वो शेयर मार्केट में दे सेल हॉर्स, जो अच्छे शेयर्स हैं उसको बेच देते हैं, और जो खराब शेयर है उसको रखे रहते हैं इस उम्मीद में कभी तो भाव बढ़ेगा, वो बढ़ता ही नहीं है। लिसनिंग टू स्टोरीज, अच्छा बहुत सारा टाइम तो र्यूमर्स ही शेयर मार्केट को उथल पुथल कर देते हैं। र्यूमर्स में लोग जाते हैं। अच्छा आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए शेयर मार्केट डाउन है, ये जो अप एंड डाउन होता है ना शेयर मार्केट, इसका भी लॉजिक समझिएगा आप। मान लीजिए मुझे बीमार हो गया, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई, और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, और मैं वेंटिलेटर पे हूँ। वेंटिलेटर पे एक मॉनिटर लगा होता है, वो मॉनिटर मेरी हार्ट की रेटिंग बताता है, पल्स दिखाता है ना। तो अगर वो यूं 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 चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं हूँ। ऐसे हो गया मतलब समाचार समाप्त। तो कंसिस्टेंसी, अगर ये शेयर मार्केट में एक समांतर आ जाएगा तो शेयर मार्केट गिर जाएगा। ये वो फ्लक्चुएशन ही है जो शेयर मार्केट को चलाता है। तो ऊपर नीचे शेयर मार्केट में हो रहा है, इट्स अ गुड न्यूज़। कुछ धांधलीबाजी नहीं चल रही है, इट्स अ गुड न्यूज़। तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा शेयर मार्केट, ये चीज़ तो होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने र्यूमर सुना कि ये कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, र्यूमर है मार्केट में, ठीक है। जब तक आप वो पैसे को निकालोगे नहीं ना, तब तक नुकसान नहीं होगा। आप समझना, मैंने एक शेयर 100 रुपये में खरीदा, फॉर एग्जाम्पल 100 में खरीदा, आज उस शेयर की वैल्यू 10 रुपये। नुकसान हो गया ना? नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? मतलब नीचे है। अब जो वहाँ गया है नीचे, ऊपर तो आएगा ना, आएगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपने कौन सा शेयर खरीदा है, आपने रिसर्च किया कि नहीं, वो जो सेक्टर है, वो कंपनी है, उसके आगे प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं, अभी ये सेक्टर में क्या होने वाला है। आप ये प्लानिंग तो करते हैं ना शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। तो जब नीचे गया है वो ऊपर तो आएगा। लेकिन अगर आपके 10 के भाव पे निकाल लिया ना पैसा, एक बार वो पैसा मार्केट से बाहर आया, देन इट इज़ अ प्योर लॉस। जब तक नहीं निकाल रहे हो तब तक इट इज़ नॉट अ लॉस। समझना आप, लॉजिक समझेंगे आप, ये लॉजिक है। तो र्यूमर सुन के पैसा निकालना नहीं है, वो र्यूमर्स को पहले रिसर्च तो करो, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड। और अधिकांश तो र्यूमर्स ही चलते हैं। अच्छा र्यूमर में भी मैंने इनको बोल दिया, अरे वो एसबीआई का शेयर गिरने वाला है, मुझे किसने बताया? मुझे ही नहीं पता। अंडरस्टैंड? सो ये र्यूमर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, और जाते भी हो र्यूमर्स पे तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, पैसे को निकालना नहीं है। चेजिंग पेनी स्टॉक, छोटे छोटे स्टॉक के पीछे मत भागो। इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं लोग, डोंट डू दैट। क्या बेनिफिट दे रहा है इंट्रा ट्रेडिंग? नॉट मच ऑफ इट। हाँ, बहुत ही शेयर मार्केट के कीड़े हो आप, और आपको पता है दैट डूइंग ट्रेडिंग आपको ये इंट्रा डे आपको अच्छा पैसा कमाई दे देगा, देन इट्स ओके। बट जनरल बेसिस पे इट इज़ नॉट फॉर अस। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद सो जाओ, ये भी नहीं करना है। तो दे आर सर्टेन कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल डू। सारे पैसा एक ही शेयर में मत लगा दो, ऑल एग्स इन वन बास्केट, है ना। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स नहीं करने शेयर मार्केट में, एंड पीपल डू दैट। ये कुछ माइंड में रखने वाली चीज़ें हैं अगर आप प्लान करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का। ये कुछ सेक्टर्स हैं, एंड ये सेक्टर्स मैंने आने वाले 10 साल के हिसाब से निकाले हैं, फॉर कमिंग 10 ईयर्स।
जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग इंट्राडे वाले नहीं हैं। इसमें निवेश करके पैसा छोड़ना है। जी सर, जी मैडम, सॉरी। गोल्ड के रेट से कनेक्शन नहीं है मैडम। इसको समझने के लिए ना हमको डेट मार्केट और शेयर इक्विटी मार्केट ये दो समझने पड़ेंगे। आप ये समझिए कि एक तराजू के दो पहलू है ना। एक तरफ वजन जब बढ़ता है तो दूसरे का साइड उड़ जाता है, और जब दूसरी जगह वजन बढ़ता है तो इधर का साइड उड़ जाता है। ये वही लॉजिक है मैडम। शेयर मार्केट जब डाउन होगा ना तो डेट मार्केट को उठाता है, क्योंकि मार्केट बढ़ता और घटता कैसे है, हमारे और आपके निवेश से। जहाँ ज़्यादा पैसा जाएगा वो मार्केट उठेगा, जहाँ से पैसा ज़्यादा बाहर आएगा वो मार्केट गिरेगा। सिंपल लॉजिक है। तो जब शेयर मार्केट नीचे जाना शुरू होता है ना तो लोग अपना पैसे को डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब डाइवर्ट करते हैं तो जिस जगह डाइवर्ट हो रहा है वो मार्केट उठना शुरू होता है। एंड डाइवर्जन जनरली डेट मार्केट में ही होता है। या तो लोग बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देते हैं या फिर गोल्ड में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तो इट इज़ दैट लॉजिक। बट शेयर मार्केट का उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये गिरेगा तो वो बढ़ेगा, ये कनेक्शन जरूर है। शेयर मार्केट में इम्पैक्ट आता है बिकॉज ऑफ दी XYZ रीज़न। वो XYZ रीज़न में अगर मैं आपको बताऊं तो आप शायद हंसोगे भी कि वो मनाली में लैंडस्लाइड हो गया, उससे शेयर मार्केट गिर गया। अब वो लैंडस्लाइड से क्या लेना देना है इसका? बट देन हैपेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है बीच में। ट्रांसपोर्टेशन रुका, किसी एक सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा, किसी एक सेक्टर पे इम्पैक्ट आया, वहां डिमांड थी, सप्लाई करना था, सप्लाई नहीं हो पाया, तो क्या होगा? गिरेगा ना। तो शेयर मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। सो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से मार्केट में इम्पैक्ट आता है। द ओनली पॉइंट इज स्टे इन्वेस्टेड, बाहर मत निकलो। हाँ, कंपनी का अगर बहुत ही बुरा हाल है तो फिर सोच सकते हो, लेकिन नहीं तो फिर रुके रहो। दैट इज वॉट द आइडिया इज। म्यूचुअल फंड, अगर आप शेयर मार्केट के इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो देन दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में दो तरह के इन्वेस्टमेंट है। ये जो म्यूचुअल फंड है ये वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट वाला म्यूचुअल फंड है, जिसमें एक मुश्त पैसा आप लगाते हैं और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से चूज करते हैं कहाँ लगाना है। म्यूचुअल फंड में फ़ायदा ये है कि प्रोफेशनली मैनेज होता है, एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर होता है, टीम होती है पूरी, ट्रांसपेरेंसी होती है, अपने निवेश को आप चेक कर सकते हैं, लिक्विडिटी है, चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, 24 आवर्स में आपका पैसा वापस भी आ जाता है, अगर वो म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें लॉक इन नहीं है तो। कन्वीनियंस है, फिर डाइवर्सिफिकेशन होता है, अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट होता है। मतलब म्यूचुअल फंड में अगर आप एक फंड चूज करते हैं तो एक फंड में कम से कम 25 से 30 कंपनियां होती और वो अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करती, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाइड होता है, आपका पैसे को नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। वेल रेगुलेटेड है बिकॉज यहाँ पे जो है वो सेबी रेगुलेट करती है उसको, और लो कॉस्ट। सो दिस इज व्हाट इज देयर विद द म्यूचुअल फंड। तो लोग जो शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं रखते हैं वो यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो फंड्स होते हैं वो ये तीन के कॉम्बिनेशन के बने होते हैं। डेट मतलब आप समझ सकते हैं उसको इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो सरकारी, फॉर एग्जांपल सरकारी तो नहीं, ऐसा जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है तो रिटर्न्स भी कम होते हैं। तो डेट इन्वेस्टमेंट में 8-8.5% से ज़्यादा कभी ब्याज जाता नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सेफर साइड पे होता है। इक्विटी शेयर मार्केट जिसमें रिटर्न हाई है तो रिस्क भी हाई होता है, और हाइब्रिड जो होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है, डेट और इक्विटी का। ये अलग अलग प्रकार के फंड्स हैं जो अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड में। ये तो बहुत, मतलब मेरी स्लाइड कम पड़ जाती, जितनी बनाई है वो सारी अलग अलग कंपनी में अलग अलग फंड चल रहे हैं। सो और सारे फंड्स दो ही चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बने हैं, डेट और इक्विटी। तो ये अलग अलग फंड्स हैं जिसमें आप पैसा निवेश कर सकते हैं। हम और आप, हमारे लिए ये प्रोडक्ट सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं जिसमें ब्याज ज़्यादा हो, चक्रवृद्धि मिले आपको, आपका कंट्रीब्यूशन कम हो, दिस इज द राइट प्रोडक्ट विच इज नोन एज SIP। ये म्यूचुअल फंड का दूसरा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है जिसमें मंथली कंट्रीब्यूशन जाता है आपकी तरफ से। इसमें भी वही तरह के फंड्स हैं जो पीछे फंड्स देखे हैं अपन ने, उनमें से कोई एक फंड आप चूज कर सकते हो निवेश के लिए। और ये जो है ना, इसमें जितने हमने बेनिफिट देखे ना म्यूचुअल फंड के, उसमें से एक फ़ायदा और ऐड कर देता है, क्योंकि हर महीने हम पैसा शेयर मार्केट में डालते हैं तो जो फ्लक्चुएशन होता है ना मार्केट में,
उसका भी फायदा मिल जाता है। कभी ज़्यादा भाव पे जा रहा है, कभी कम भाव पे जा रहा है, तो हमारा एवरेजिंग जो कंट्रीब्यूशन है वो अच्छा हो जाता है, नुकसान कम होता है। सो इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट SIP, एंड मैं तो कहूँगा जितने लोग निवेश का सोच रहे हैं ना, उन सबको लेना चाहिए। दिस इज़ वंडरफुल प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल। और SIP का मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। ये 1000 रुपये महीने के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। अगर आप 1000 रुपये इकट्ठा करते हैं और आप अगर इक्विटी वाले फंड में पैसा लगाते हैं, तो आप देखिए नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से 25 साल अगर आप निवेश करते हैं 1000 रुपये टिल 25 ईयर्स, एंड ऐसा इंस्ट्रूमेंट इक्विटी का जिसमें 15% तक का रिटर्न, एंड इक्विटी फंड में इतना रिटर्न आता है ये लॉन्ग टर्म में, आपका पैसा जो टोटल इकट्ठा होता है वो अराउंड 28 लाख के आसपास, मतलब 27.5 लाख के आसपास, बाय ओनली इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज अ मंथ। ठीक है, अगर आप 5000 का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो 5000 में आप देखिए 5000 कंट्रीब्यूट करते हैं 25 साल तक, आपने कंट्रीब्यूट किया 15 लाख, और अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो 1,38 लाख। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड इंटरेस्ट रेट भी हाई है SIP। और एक स्लाइड और आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग, तो अपन ने 2 स्लाइड देखी, 1000 रुपये महीना और 5000 महीना। बाय इन्वेस्टिंग 12 लाख एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ 3 लाख आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो 1000 रुपये महीना, 25 साल मतलब 3 लाख, वहाँ 5000 रुपये हर महीना 25 साल तक मतलब 15 लाख। तो 1000 में 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और 5000 में 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, तो आपका रिटर्न 1,09,00,000 रुपए ज़्यादा बन रहा है। मतलब SIP तो लेना है ज़रूरी, लेकिन उसमें अपना कंट्रीब्यूशन हर साल बढ़ाना भी इम्पोर्टेंट है। भाई हर साल हमारा जो लाइफ स्टेज है वो चेंज होता है ना, हर साल हमारा प्लानिंग चेंज हो रहा है, तो वो प्लानिंग के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपने 1000 रुपये की SIP एक शुरू कर दी फॉर एग्जाम्पल, अगले साल एक और SIP शुरू कर दो, भले ही 500 रुपये 600 रुपये की। दैट इज वॉट माई पॉइंट इज कि हर महीने या हर साल रादर एक इन्वेस्टमेंट छोटा छोटा सा ऐड करते जाओ। दैट इज वॉट द पॉइंट इज। जब आप ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू करोगे ना, तो वो आपको एक हंगर भी देगा और एक आग भी लगाएगा कि यार मुझे करियर में अब सैलरी भी बढ़ाना है। दैट विल पुश योर प्रोफेशनल करियर एज वेल, क्योंकि अब आपको कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है तो तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी ना, नहीं तो हर साल उसी सैलरी में से कैसे बढ़ाओगे कंट्रीब्यूशन, राइट। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट स्लाइड वाज। ये कुछ बेस्ट ऑफ फंड्स हैं SIP के एज ऑन टुडे, जिसमें आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये कंबाइंड है, लार्ज कैप भी हैं, मिड कैप भी हैं। इसमें लार्ज कैप मिड कैप क्या होता है, कंपनी की साइजिंग होती है। बड़ी कंपनी एसेट बेस बड़ा होता है, उसको लार्ज कैपिटल कहते हैं, और जो छोटी होती है उसको स्मॉल कैप कहते हैं। अभी जो मिड कैप में ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, मिड कैप कंपनीज में अभी एज ऑन जो ट्रेंड अभी चालू है उसमें ज़्यादा रिटर्न है। जो लार्ज कैप कंपनी है वो थोड़ी सी स्टैग्नेंटली काम कर रही है, मतलब स्टैग्नेंट मतलब है रिटर्न लेकिन रुक रुक के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इट इज़ सम ऑफ दी मैं सारे फंड्स तो नहीं डाल सकता था यहाँ पे, बहुत सारे हैं, बट कुछ एक। सो टॉप 8 मान लीजिए कि ये टॉप 8 अभी ये चल रहे हैं। बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स ये भी है। अच्छा, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट में एक थोड़ा सा मैं पॉइंट और बात करना चाहूँगा, एंड इसके बाद में कुछ 5-6 स्लाइड्स और, एंड देन वाइंड अप करेंगे। तो बहुत सारे लोग नहीं, मैक्सिमम लोग स्पेशली फीमेल्स, उनका निवेश एक ही होता है, गोल्ड, राइट। हमारे घर में भी होता है, हमारे पेरेंट्स भी निवेश करना है तो क्या करेंगे, गोल्ड खरीद लेंगे। लेकिन गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ रादर ब्लॉकेज ऑफ मनी। आप मुझे ये बताइए, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो घर में ज्वेलरी आई वो कभी बाहर निकली? हम सिर्फ चौकीदार हैं। मेरे पिताजी ने सोना खरीदा, ज्वेलरी, उनने चौकीदारी करी अपनी जीवन भर, अब मुझे थमा दिया तू कर ले। अब मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, फिर मैं अपने बेटे को थमा दूंगा तू कर ले, वो अपने बेटे को आगे बेटा या बेटी को थमा देगा। तो हम सिर्फ चौकीदारी करते हैं, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में निवेश उसे कहते हैं जो निवेश के लिए ही लिया जाता है, जो आया है बाहर भी जाएगा।
दैट इज वॉट यू कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट. तो माई ओनली सजेशन इज, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड ज्वेलरी में नहीं, गोल्ड फंड में करिए या बॉन्ड्स में करिए. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. ज्वेलरी में नहीं करना, क्योंकि ज्वेलरी जैसे ही आती है ना, उसके साथ एक चीज जुड़ जाती है, इमोशंस. और जहां इमोशन जुड़ गए वो फिर टूटते थोड़ी हैं. राइट. सो गोल्ड इन्वेस्टमेंट अच्छा है, बट नॉट इन ज्वेलरीज. हाँ, अगर ज्वेलरी में करते भी हो तो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस है. लेकिन अगर ज्वेलरी में इन्वेस्ट करोगे गोल्ड में, तो उसमें भी नुकसान है. मेकिंग चार्जेस वो सब कट जाता है. अदर मेटल भी तो मिक्स होता है ना उसमें. राइट. सो दैट इज देयर. फिर देन बहुत सारे लोग मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी करते हैं, घर, लैंड एंड वो सब. तो इन्वेस्टमेंट भी अगेन आप समझ गए ना, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? जो आया है वो जाएगा भी. दैट इज वॉट एन इन्वेस्टमेंट. सो ये कुछ ऑल्टरनेटिव और भी हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के अलावा, जहां पे निवेश किया जा सकता है. एंड लोग करते भी हैं रादर. आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पता है क्या करते हैं? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोन लेके निवेश करते हैं. कौन मानेगा इस बात को? लोन लेके. लोन में तो ब्याज देना पड़ता है ना. फिर ये तो बेवकूफ़ी हो गई. कौन करता होगा ऐसा? तो निवेश भी ऐसी जगह करते हैं जहां पे लोन के ब्याज से ज्यादा ब्याज मिलता है उनको. दे अर्न इन दैट मार्जिन. मतलब प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स करते हैं, आप और हम नहीं करेंगे. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अलग अलग जगह पे निवेश करना भी जरूरी है. हर जगह SIP काम नहीं करेगी. कहीं शायद आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट काम करेगा, कहीं आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी काम करेगी. मैं सेल्स में था, मुझे सेल्स में इंसेंटिव मिलता था. तो सेल्स में सैलरी तो आती थी, इंसेंटिव भी आता था. इंसेंटिव क्वार्टर में एक बार आता था. तो सैलरी से मेरा SIP जाता था. और रादर शुरुआत में तो RD शुरू करी थी, क्योंकि तब SIP नहीं होता था. रेकरिंग डिपॉजिट से शुरू किया, फिर SIP में आया. मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, तो वजन नहीं आता था. लेकिन जो मेरा वो आता था इंसेंटिव, वो इंसेंटिव मैं पूरे 1-1.5 साल का इकट्ठा करता था और एक लैंड परचेस करता था, भले ही छोटा सा. फिर वो लैंड का जब कॉस्टिंग बढ़ जाता था, उसको मैं सेल आउट करके फिर बाकी का जो मेरा क्वार्टर के इंसेंटिव्स आए 1.5 साल के, वो पैसा और ये पैसा कंबाइन करके थोड़ा बड़ा लैंड लेता था. ऐसे कर करके मैंने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर लिया है. तो जो अभी फंड्स हमने कैलकुलेट करें, वो सारे फंड्स मेरे हो चुके हैं. मुझे कोई काम करने की आवश्यकता भी नहीं है. रिटायरमेंट प्लानिंग इज डन. लेकिन वहां तक पहुंचा एक इंस्ट्रूमेंट का बदौलत नहीं, मल्टीपल ऑफ इट. राइट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट जरूरी है. कैसे करना है? आपके रिस्क के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं. ऑप्शंस अवेलेबल है. लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम श्योर कोरोना हमको ये सिखा के गया है इस पीरियड में कि इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस कितनी है. पेंशन जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. सो पेंशन में एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा. हो सकता है किसी ने NPS में निवेश किया हो, नेशनल पेंशन स्कीम. हो सकता है किसी ने PPF में निवेश किया हो, पर्सनल प्रोविडेंट फंड. या किसी ने शायद प्राइवेट कंपनी से कोई पेंशन प्लान खरीदा हो या नहीं खरीदा हो. लेकिन पेंशन के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझनी ज़रूरी है टू एवरीवन, बिकॉज नो वन इज़ वर्किंग विद द गवर्नमेंट. और आजकल तो सरकारी नौकरी में भी पेंशन नहीं है. तो पेंशन में एक व्यक्ति जब रिटायर होता है ना, उसके पास 3 चॉइस होती हैं. समझना ये चॉइसेस को आप. एंड ये चॉइसेस में से कौन सी चॉइस आप प्रेफर करोगे वो भी समझना आप. 3 चॉइसेस ऑफ 3M. पहला M जो सबसे ऊपर लिखा है, दैट M स्टैंड्स फॉर मनी. कि जिस दिन मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरे पास उतना पर्याप्त पैसा हो कि मुझे पेंशन मिलती जाए आजीवन और मैं जीवन अपना से सुकून से निकाल लूं. दैट इज वन चॉइस. राइट. हर व्यक्ति जो रिटायर होगा उसके पास ये पहली चॉइस है, मेरे पास पर्याप्त पैसा हो. अगर वो नहीं है तो मेरे पास सेकंड M की चॉइस बचती है फिर. एंड सेकंड M की चॉइस इज मैन एट वर्क. रिटायर तो हो गए, लेकिन पैसे पर्याप्त नहीं है, तो काम और करना पड़ेगा मुझे. अब अगर हेल्थ अलाउ करेगी तो सेकंड ऑप्शन ऑफ M मेरे लिए काम करेगा. हेल्थ अलाउ नहीं करेगी तो ये ऑप्शन भी मेरे लिए नहीं बनेगा. मतलब रिटायरमेंट के बाद भी काम कंटिन्यू करना पड़ेगा, पर्याप्त पैसे नहीं है मेरे पास. और अगर मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, सेकंड M का चॉइस भी नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास बचता है थर्ड M. एंड ये तीसरा M दोस्तों इज मर्सी.
मर्सी समझते हो आप? कि कोई तो देख लेगा मुझे, बेटा देख लेगा, बेटी देख लेगी, मेरा बड़ा भाई देख लेगा, छोटा भाई देख लेगा, बहन देख लेगी, कोई तो देख लेगा। मेरे पास क्योंकि चॉइस ही नहीं है, तो मुझे मर्सी पे ही जीना पड़ेगा। जो दे देगा तो चल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। हर एक व्यक्ति जब पहुंचेगा उस एज पे, ये 3 M की चॉइस होगी। अब इसमें से कौन सा M आपको लगता है जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके रखेगा और आप अच्छे से जीवन निकाल पाओगे? आपको पता है कौन सा, राइट? लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अभी आप ही का 25,000 पे निकाला हमने, 60 लाख। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, राइट? पहुंचना सबको है, 3 M की चॉइस, दैट वाज पेंशन। और पेंशन तक पहुंचने के लिए देयर आर डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल। ये स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें रिस्क नहीं है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली रिटर्न्स भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन स्कीम्स आर अवेलेबल। जैसे प्रधानमंत्री वय वैधना योजना है, सीनियर सिटीजन स्कीम है, सेविंग बॉन्ड्स हैं, सरकारी बॉन्ड्स जो आते हैं आप उसमें निवेश कर सकते हो। फिर पोस्ट ऑफिस स्कीम है जिसको POMIS कहते हैं, बैंक FDs हैं। सिंपल सा पॉइंट ये स्कीम्स में ये है कि इसमें रिस्क कम है, तो जब रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम होता है। तो स्कीम्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, बट वो स्कीम आपको वहाँ तक कितना पहुँचा पाती हैं वो डिपेंड करेगा। बट लुकिंग एज, अच्छा ये उन लोगों के लिए जो उस एज तक पहुँच चुके हैं एंड दे ऑलरेडी हैव दैट फंड, और उस फंड को प्रॉपर तरह वो एलोकेट करना चाहते हैं। भाई मेरे पास आज है पैसा, मुझे पेंशन लेनी है, तो कहीं तो रखूँ जहाँ से पेंशन आए, तो ये उन लोगों के लिए। लेकिन मुझे अगर वहाँ तक पहुँचना है तो ये स्कीम के थ्रू नहीं पहुँच पाऊँगा। दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज़। हाँ, वन टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर रिटायर हो गए हैं, अब उनके पास लमसम फंड है, तो उन्होंने कहा भाई कहीं से तो पेंशन आएगी, तो उनके पास चॉइस है, या तो बैंक में FD कर दूं, ब्याज महीने का ले लूं, या फिर ये योजना में इन्वेस्ट कर दूं, या POMIS में कर दूं। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए जब मेरे पास है पैसा। हम बात कर रहे हैं मुझे पैसा इकट्ठा करना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये स्कीम मेरे को हेल्प नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए आई ऑल्सो हैव सम स्कीम्स फॉर यू। नेक्स्ट करिए। तो मैंने कुछ आपको 20 बेस्ट स्कीम्स निकाली जिसमें आप निवेश कर सकते हो, नॉट ओनली रिलेटेड टू पेंशन, रिलेटेड टू ऑल दी अदर इन्वेस्टमेंट एज वेल। बाकी सारे गोल के लिए भी यू कैन चूज वन ऑफ दी और रादर मल्टीपल ऑफ दी इन्वेस्टमेंट्स। सो पहला इन्वेस्टमेंट देखिए आप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है जिनको यूलिप्स कहते हैं। कोई भी कंपनी का कोई भी अच्छा प्रोडक्ट यूलिप का आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अच्छा, यूलिप के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 ईयर्स होता है, आपका लाइफ और वेल्थ दोनों को कवर करता है, और कितना परसेंट का उसमें करीब करीब रिटर्न मिलता है, 10% to 24%, डिपेंड करता है कितने साल के लिए ले रहे हो। तो एक वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। फिर आपके पास कैपिटल गारंटीड प्लान है। कैपिटल गारंटीड प्लान्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन कितने साल के लिए होता है, रिटर्न जो है वो कितना लो टू मतलब 5% से 18% जाता है, कितना रिस्क है नहीं है। अच्छा, इन सब में देखिए आप जो मैंने निकाला है आपको, इसमें सेक्शन 80C का बेनिफिट है। सेक्शन 80C मतलब जो आप निवेश कर रहे हैं उस पर आपको टैक्स की बचत भी मिलती है। और दूसरा है सेक्शन 10। सेक्शन 10 मतलब जो ब्याज कमा रहे हैं वो टैक्स फ्री है, लेकिन जब मूलधन मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। वन टाइम जो पैसा मिलेगा मैच्योरिटी के बाद दैट विल बी टैक्सेबल, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री है। सेक्शन 10 है। फिर पेंशन प्लान्स हैं, प्राइवेट कंपनीज के पेंशन प्लान्स वो ले सकते हैं। चाइल्ड प्लान है, चाइल्ड प्लान लिया जा सकता है। चाइल्ड प्लान इंश्योरेंस प्रोडक्ट का स्कीम है। फिर सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें पैसा निवेश किया जा सकता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, 8.2% तक का रिटर्न मिलता है। ये इज ऑन टुडे, आज की तारीख के रिटर्न है। नेशनल पेंशन स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम में 2 ऑप्शन है, टीयर 1 टीयर 2। सो टीयर 1 में आपको ECG वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटी वो सब इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। टीयर 2 में आपको एक चौथा ऑप्शन और मिल जाता है इन्वेस्टमेंट का, एनी अदर ऑप्शंस। टीयर 2 में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन टीयर 1 में पैसा विड्रॉ करने को नहीं मिलता है, लॉक इन होता है। इसलिए नेशनल पेंशन स्कीम में 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अगर किसी ने रजिस्टर किया होगा तो उसको पता होगा। फिर पोस्ट ऑफिस MI स्कीम है। पोस्ट ऑफिस MI स्कीम में सिंगल जो है 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, और जॉइंट हस्बैंड वाइफ मिलके 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। 20 बेस्ट, प्रोविडेंट फंड, RBI बॉन्ड्स, बैंक FDs, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPOs अलग अलग कंपनी के आते रहते हैं, एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग।
ये डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। एंड मैं क्विकली आपको लेना चाहूँगा अब वो पॉइंट की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा, नहीं तो चाहे तो फोटो खींच लीजिएगा आप, और जितने दोस्त मेरे ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं वो लोग भी आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जो भी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स फॉलो कर लोगे आपकी आधी समस्या हल हो जाएगी। पहला रूल, ये कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, रूल ऑफ 72, ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है। रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 72 आपको ये बताता है कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड टू डबल योर मनी। जैसे एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डबल योर मनी एट 8% इंटरेस्ट, मतलब आपने ऐसे निवेश में पैसा लगाया है जिसमें ब्याज 8% मिल रहा है, तो आपका पैसा कितने साल में डबल होगा? तो रूल ऑफ 72 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 9 इयर्स। तो 8% के ब्याज के हिसाब से आपका पैसा 9 साल में डबल हो जाएगा, राइट? वैसे ही उल्टा भी कर सकते हैं कि मुझे पैसा डबल करना है, ठीक है, मुझे पैसा 5 साल में डबल करना है, तो 72 को 5 से डिवाइड करिए, कितना आता है? 72 डिवाइड बाय 5, 12.5। तो मेरे को 5 साल में अगर पैसा डबल करना है तो मेरा निवेश कैसे इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए जिसमें 12.5% का रिटर्न हो। पॉइंट समझे आप? ये दोनों चीज बताता है, कितना ब्याज तो कितने साल में डबल, और कितने साल में डबल करना है तो कितना ब्याज। जैसे इसी को उल्टा कर देते हैं ना, 8% का ब्याज है, 9 साल में डबल होगा। मैं अगर 8 साल में पैसा डबल करना चाहता हूं तो ब्याज 9% होना चाहिए। समझ गए आप? दैट इज रूल ऑफ 72, ठीक है? तो ये आपको इंस्ट्रूमेंट चूज करने में हेल्प करता है रिलेटेड टू योर गोल। 4% रूल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, ये पेंशन से रिलेटेड ही है, रफ आइडिया। सो 25 टाइम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंस। जैसे इफ योर एनुअल एक्सपेंस आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज इज 5 lakhs, 5 लाख का मेरा एनुअल एक्सपेंस है, एंड यू विश टू टेक VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं आप, देन कॉर्पस विथ यू शुड बी ऑफ 1.25 करोड़। अब 1.25 करोड़ कैसे निकाला? 4% के लॉजिक के हिसाब से 1.25 करोड़ का 4% कितना होता है? निकालिए। 1,25,00,000 का 4% कितना होता है? 5 लाख। तो अगर आपको 5 लाख हर महीने चाहिए तो आपके पास फंड कितना होना चाहिए? 1,25,00,000। 4% रूल। और नहीं तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो आपका मंथली एक्सपेंस है मल्टीप्लाई बाय 25। योर मंथली एक्सपेंस, जैसे इनका एग्जाम्पल लेते हैं मैडम का, मंथली एक्सपेंस 25,000 और साल का कितना हो गया? 3 लाख, है ना? तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 25। अंडरस्टूड? तो रूल ऑफ 4। फिर ये आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको पता नहीं है कि मुझे निवेश कौन सा चूज करना चाहिए, प्योर शेयर मार्केट में लगाऊं पैसा, नहीं लगाऊं, तो ये है रूल ऑफ 100 माइनस एज। मान लीजिए अगर आपकी एज है 40 साल, ठीक है, 100 माइनस एज कितना आएगा? 60। तो आपको ये बताएगा, जैसे एग्जांपल लीजिए यहाँ पे 30 की एज है, 100 माइनस 30 करा 70 आया। 70 मतलब कि आप इक्विटी में 70% पैसा लगा सकते हैं। आपकी एज इतना रिस्क अभी ले सकती है एज पर एज। जैसे ही एज 40 की हो जाएगी 30 से, तो रिस्क कैपेसिटी घट जाएगी। अब कितना आया? 60। तो इक्विटी में 60% लगाइए, बाकी का डेट और इधर उधर। तो इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, दिस इज द बेस्ट फार्मूला, 100 माइनस योर करेंट एज। जितना आया उतना इक्विटी में आप लगा सकते हो, ठीक है? 50-30-20 रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आप सभी लोगों के लिए। तो आपका जो भी इनकम आता है उस इनकम को 3 पार्ट में स्प्लिट करना है आपको। वो 3 पार्ट क्या है? 50% पैसा नीड, 30% पैसा वांट, एंड 20% पैसा सेविंग्स। और मैं रादर आपको बोलूंगा ये 20 वाला ऊपर ले जाओ आप। मेक इट लाइक 50% नीड, 30% सेविंग एंड 20% वांट्स। कम से कम आपकी इनकम में से 30% पैसा
सेविंग का निकाल लो, जितना बच गया है फिर उतने को खर्चा करो। एवरी मंथ 30% आपकी इनकम से निकाल लो, राइट? मुश्किल है ये, है कि नहीं मुश्किल? या तो आज मजे से जी लें, बाद में तड़प लें। वो तीसरा ऑप्शन तो है ना मेरे पास, मर्सी, कोई तो देख ही लेगा, लकी ड्रॉ में इतने सारे लोग हैं आसपास। या फिर आज थोड़ा सा तड़प लें, बाद में अच्छे से जी लें, ताकि मर्सी पे ना डिपेंड होना पड़े। चॉइस है, ठीक है? सो ये 50 30 20 एंड 30 वांट्स की जगह 30 सेविंग्स, कीप इट दैट वे। 3 टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, मतलब ऑलवेज पुट एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम इन इमरजेंसी फंड। अगर आपकी महीने की सैलरी 20,000 है, उसका 30 गुना होता है, 3 गुना होता है 60,000। 60,000 आपका इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए, क्योंकि कब कुछ परिस्थिति आ जाए आपके पास में 60,000 का इमरजेंसी फंड तो है। तो मंथली इनकम इंटू 3 इमरजेंसी फंड का रूल है, इतना कम से कम होना चाहिए। जे तो ना हो पाएगा। 40% EMI रूल, आपकी तनख्वाह का 40% से ज़्यादा का EMI नहीं होना चाहिए। और लोग तो 90% का EMI पर उनसे पूछो जीवन कैसे चलेगा, तो सेल्स वाले तो कह देते हैं इंसेंटिव पे, ऑपरेशंस वाले जवाब नहीं दे पाते। ये एक बहुत सिंपल रूल है, डिफिकल्ट रूल है। आपकी तनख्वाह का 40% से ज़्यादा EMI वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो गड़बड़ी है, क्योंकि उसी तनख्वाह में सब मैनेज करना है ना। आप एवरेज, मैं अर्निंग कितना पकड़ लूँ यहाँ पे, एवरेज 30 40 40 ले लूँ, एवरेज ले रहा हूँ। किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। यहाँ तो एक भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तनख्वाह ही नहीं है यहाँ तो। 30 ले लूँ, 30,000 एवरेज इनकम है। अब 30,000 की तनख्वाह में गाड़ी भी लेनी है। वो वहाँ MP नगर से यहाँ आईसेक पैदल आएंगे, गाड़ी तो चाहिए ना, तो गाड़ी लेनी है। अब गाड़ी एक मुश्त, भाई हम मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, 60-65 हज़ार एक मुश्त निकालना नहीं होता, तो EMI पे लेंगे हम। तो 30,000 की तनख्वाह आ रही है, उसमें से गाड़ी की EMI जाएगी, ठीक है? फिर हो सकता है शायद घर लिया हो, उसकी EMI नहीं लिया हो, तो बाकी बच्चों की पढ़ाई चल रही हो वो, अगर बच्चे नहीं हैं तो घर का खर्चा चल रहा होगा वो। तो ये 30,000 में सारी चीज़ निकालनी है ना। अगर ये 30,000 में 40% ऑफ 30,000 कितना होता है, 12,000। 12,000 निकाल लूँगा 30 में से, तो मेरे पास कितना बच रहा है, 18 नहीं, कितना बच रहा है, 12 निकाल लिया तो कितना बचा, 18 बचा ना, 18,000 बच रहा है। बाकी खर्चा 18 में चलेगा। लेकिन अगर मैंने ये 30,000 में से 20,000 EMI में निकाल लिया, 10,000 में घर चलाओगे, नहीं चलेगा, राइट? बहुत छोटा सा लगता है, अरे यार मोबाइल फ़ोन है, 2,500 की तो EMI आएगी, कौन सा वजन आ रहा है, 30,000 कमाते हैं महीने का, ले लिया। वो ऐसे करते करते ना वजन कब बढ़ जाता है पता ही नहीं पड़ता। फिर कहते हैं ये पैसे कहाँ जा रहे हैं यार, घर का खर्चा तो चल नहीं पा रहा। सो दिस इज़ 40% रूल। ये फाइनेंस इंडस्ट्री भी फॉलो करती है। अगर आपका कोई लोन चल रहा है और आप अगर नया लोन का एप्लीकेशन डालेंगे और आपकी तनख्वाह में जो EMI का फैक्टर है अगर वो 40% आ गया है, तो अगला बैंक आपको लोन देने से मना कर देगा। यह बोलेगा इतने का लोन नहीं दे पाएंगे, लोन वैल्यू घटा देंगे आपकी। इट्स अ फाइनेंशियल रूल। लाइफ इंश्योरेंस कितने का होना चाहिए जीवन बीमा? ये वो वाला प्रोडक्ट है जिसमें अगर कुछ हो जाएगा तो फैमिली को मिलेगा, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रीमियम बहुत छोटा होता है, जिसको टर्म प्लान कहते हैं। कितना होना चाहिए? आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स। तो अगर एनुअल इनकम 5 लाख है तो इंटू 20, विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, 1 करोड़। इतने का लाइफ इंश्योरेंस। सो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करने चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। एंड जीवन में ये 2 चीज़ें हमारे आसपास ही रहती हैं। पहला तो हमने बात कर ली, र्यूमर्स, ठीक है। एंड दूसरा अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। हमको ये रिटर्न्स अट्रैक्ट करते हैं। कोई एजेंट आकर के मुझे बोलेगा कि आपको 20% का रिटर्न मिलेगा इस प्रोडक्ट में, हम पैसा लगा देते हैं, नहीं मिलता। आप समझिए हम जिस मार्केट में हैं
ये मार्केट की कुछ बंदिशें हैं, ठीक है। बंदिशें ऐसी हैं, मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न की बंदिशें, उससे ऊपर कभी जाएगा नहीं। और अगर कोई बोलता है उससे ऊपर जा रहा है, मतलब वो रिटर्न्स क्या हैं, अनरियलिस्टिक। और जहां भी आपको ये दोनों चीजें दिखे ना, आप समझ लेना सीधे से ये है, सिंपल। सो डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। आपको बेसिक प्रोडक्ट्स मैंने बता दिए, ज़्यादा टाइम नहीं था तो जितने बता पाया उतने बता दिए, राइट। बट देन इन ट्रैप में नहीं उलझना, और इन केस अगर कुछ उलझन होती भी है तो देन आपके पास में ये ऑप्शंस हैं अवेलेबल। ये हर एक सेक्टर के रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ पे आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। सो सिक्योरिटी मार्केट के लिए सेबी है, बैंक के लिए आरबीआई, IRDAI, PFRDA पेंशन के लिए, और कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए कमीशन। सो यहाँ पे आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं इन केस इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम। सो माय ओनली लास्ट वर्ड बिफोर आई एंड, कि हमने जो आज पढ़ा इन द सेंस जो भी समझा चीज़ों को, तो उसको अपने डेली यूज़ में लेके आएँ, और हर बार वो जो हमने सब चीज़ों को समझा उसको कैलकुलेशन में लाएं एंड देन प्लान करें। टाइम तो बहुत शॉर्ट है कि हम लोग इतनी सारी चीज़ों को समझने में बहुत शॉर्ट टाइम रहता है कि सक्षम नहीं हो पाता है कि इतनी सारी चीज़ों को समझा जा सके। बट सर ने बहुत अच्छे से समझाया और हर एज ग्रुप के लिए आपने बताया, तो इट वाज गुड कि जैसे 50 इयर्स एंड अबव के लिए भी कुछ स्कीम्स बताई। बिलो आप लोग यंग लोग हैं तो आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो भी अच्छे हैं। तो आई थिंक थैंक्स अ लॉट Thank you सर, so much, एंड थैंक यू सो मच।